I welcome to all of you here in this webinar. आप सबको मालूम है कि ये जो आज का टॉपिक है, this is a very important topic in these days. We have seen the pathetic return of migrant workers to their native places from the मेट्रो सिटीज और कैसे उन्होंने अपनी यात्रा की. दे वॉक्ड बाय फुट more than 500-700 किलोमीटर with their families and children. और बहुत सारे लोग जो है एक्सीडेंट में मर गए. बहुत सारे लोग रेलवे ट्रैक पर मर गए. और ये सारा कुछ जो है हमने सबने अपनी आंखों से देखा और इनकी और करोड़ों की संख्या में ये लोग लौटे हैं. गौतम दा, आप अपना वीडियो जरा ऑफ कीजिएगा. तो हमने ये देखा कि करोड़ों की संख्या में लोग लौटे हैं और संख्या को लेकर के बात हो सकती है क्योंकि जो खबर आती है वो बिहार सबसे बड़ा सेंटर है माइग्रेंट वर्कर्स का. वहां पर करीब 30 लाख की तादाद में लोग कह रहे हैं कि अभी तक लौटे हैं लोग. और ये सारे जो है बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए लोग लौटे हैं. सिविल सोसाइटी और बहुत जगह पर कुछ सरकार की तरफ से कुछ प्रयास हुए तो इनके खाने का, शेल्टर्स का कुछ इंतजाम हुआ है, लेकिन वो भी नाकाफी है. और जो पूरा दृश्य हमने देखा कई महीनों तक, तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि पार्टीशन के समय जिस तरह का दृश्य देखा गया था उस तरह का वो इस बार दिखाई दिया. और ये अगर शायद समय रहते उनको सूचना मिल गई होती कि इतना लंबा लॉकडाउन होने जा रहा है तो वो शायद वो लोग सब अपने घरों को वापस ठीक से जा पाते. लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं. आगे चलकर रिव्यू कि इतनी बड़ी तादाद जो मेहनतकश लोग हैं, जो अपने ही देश के गांव के रहने वाले लोग हैं, शहर में आजीविका की तलाश में गए थे, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए गए थे, निर्माण के कामों में लगे हुए थे, उनके साथ भारत के शासकों ने ऐसा व्यवहार क्यों किया कि उन्हें इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए उन्हें वापस लौटना पड़ा. और अब उनके बच्चे भी लौटे हैं बड़ी तादाद में, और जिनकी शिक्षा का सवाल है और बहुत सारी चुनौतियां उभर के आ रही हैं उनके लिए. उनके बहुत सारे बच्चे जो है, आप जानते हैं कि 50% इस देश के जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, खासतौर से सरकारी स्कूल, वो सब मिड डे मील पे ही दोपहर के खाने के लिए निर्भर रहते हैं. लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि वी आर नॉट, हम उनको मिड डे मील सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं. तो ये सारी चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं जिन पर हमें बात करना है. और इस वेबिनार से कुछ जो भी फाइंडिंग्स निकलेंगी वो फाइंडिंग्स हम लोग सरकार को भी देंगे और उसको लेकर के पूरे देश में एक अभियान भी चलाएंगे. राज्य सरकारों को भी ये बातें देंगे क्योंकि एक बहुत ही साइजेबल सेक्शन है जिसकी शिक्षा के सामने बड़ा संकट उठ गया है. ड्रॉप आउट का संकट है, उनके चाइल्ड लेबर बन जाने का खतरा है, उनके चाइल्ड ट्रैफिकिंग का खतरा है, चाइल्ड मैरिज का खतरा है. उनमें लड़कियां बहुत बड़ी तादाद में हैं, तो उनके साथ उनका क्या होगा आगे चल करके, इन सब प्रश्नों पर बातचीत करेंगे. तो हमारे साथ बहुत ही वी हैव ए वेरी एमिनेंट पैनल टू डिस्कस दिस इशू इन दिस वेबिनार. वी हैव with us the Professor Pushpendra ji. Professor Pushpendra ji, Pushpendra ji is professor and dean in Center for Development Practice and Research, पटना बेस्ड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के वो प्रोफेसर और डीन है. He is a sociologist by training. He has a distinct career in diverse fields. He had worked with the various academic institutions, international development NGOs, and grassroots organizations. He worked with the ActionAid International at its offices in Patna, Brussels, and Colombo in various capacities.
He also worked as a researcher with the Planning Division, UNICEF, New Delhi Institute of Human Development, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, Swiss Red Cross Consultant Team in Bihar, Asian Development Research Institute, Adri in Patna. So he worked in different fields, and his area of expertise is the migrant and working class, and he represents so many committees also. जो मनरेगा की कमेटी प्लानिंग कमीशन में बनाई उसमें भी पुष्पेंद्र जी थे, and he was the member of expert group on formulating research methodology for studies and the various aspects of मनरेगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जो बनाया था. तो पुष्पेंद्र जी हमारे बीच में हैं और he is very much associated with the socio-economic political life in बिहार. तो वो बिहार में भी जो हो रहा है उसके बारे में भी बहुत अच्छे से जानते हैं और उस पर भी रोशनी डालेंगे. हमारे साथ आशा जी हैं और आशा जी के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक लंबा जीवन उनका सोशल मूवमेंट में गुजरा है और वो BGBS भारतीय भारत ज्ञान विज्ञान समिति की जनरल सेक्रेटरी थी पहले, अभी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है. और उन्होंने वो AIPCN में ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क के साथ जुड़ी है, उस पर काफी लीडिंग पोजीशन में है और वहां से उन्होंने काम किया है. और शी इज बिलीविंग दैट द सोसाइटी विल बी चेंज थ्रू द एजुकेशन एंड साइंस. हमारे साथ गौतम बंदोपाध्याय जी हैं. गौतम बंदोपाध्याय is a very renowned social activist. He is from छत्तीसगढ़ और वो छत्तीसगढ़ के RTE फोरम के कन्वीनर हैं. He is with NAPM और विस्थापन पर उन्होंने बहुत काम किया है. आदिवासियों के जल जंगल जमीन के सवाल को लेकर के लड़ते रहे हैं वो, और प्राकृतिक संसाधनों पर जनता का हक हो इस विश्वास के साथ लोगों के बहुत सारे अधिकारों के प्रश्न पर उनके संघर्ष पूर्ण जीवन रहा है. तो मैं RTE फोरम की तरफ से आप सारे पैनलिस्ट का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस लक्ष्य को लेकर के हम लोगों ने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है, खासतौर से माइग्रेंट बच्चों के माइग्रेंट फैमिलीज के बच्चों की शिक्षा के सवाल को, उस पर हम कुछ कॉन्क्रीट नतीजे पर पहुंचेंगे. इस पूरे वेबिनार को मॉडरेट करने के लिए we have requested and I am happy that Disha Nawani has accepted our request. She is a professor and dean in the School of Education, Tata Institute of Social Sciences in Mumbai. She worked a lot on education and उनके बहुत सारे आर्टिकल्स आप सब देखते होंगे EPW में और दूसरे जर्नल्स में भी एजुकेशन के इशू पर. हर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज टीचर एजुकेशन. शी वर्कड एज ए थिंक टैंक विद द टीचर एजुकेशन डायरेक्टरेट ऑफ उड़ीसा एंड SCRT उड़ीसा, और MHRD के साथ भी टीचर एजुकेशन के लिए उन्होंने काम किया है. टीचर एजुकेशन का ज्वाइंट रिव्यू मिशन में टीचर एजुकेशन को इंस्टीट्यूट्स को एग्जामिन करने के लिए MHRD ने जो कमेटी बनाई उसमें वो सदस्य रही है. तो बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी कमिटीज को रिप्रेजेंट करती रही हैं दिशा नवानी जी, और हमें बहुत खुशी है कि वो इस सत्र को मॉडरेट करेंगी. तो by these words I once again welcome to all of you here in this webinar. This is the education series of webinars. So on different issues where we are conducting webinars, and we will publish all these thoughts which is coming in the webinars and expressed by the experts and the educationists, and we will publish once this crisis will over. So now I request Professor Disha Nawani to please start this webinar, set the context and invite the speakers. Okay, over to you, Disha Nawani. Good morning, everybody.
We are passing through a very, very difficult phase, and what we're experiencing now is something totally unprecedented. COVID-19 on one hand has brought people together as it cuts across caste, class, gender, age. एक तरह से तो उसने लोगों को कॉमन कंसर्न से मान दिया है, एंड दूसरी तरफ इन ऑब्सेशन टू सेव आवर ओन लाइफ वी बिजी ब्लेमिंग एंड स्टिग्मेटाइजिंग अदर्स। बहुत ही पेक्यूलियर सिचुएशन है। एक तरफ हम कॉमन एनिमी के साथ लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ आपस में दुश्मनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। In this context, like Amriji has pointed out, we have gathered today to reflect on the concerns of children of those people who are returning home, villages from cities. जैसे आपने बताया कि भूखमरी से, बेरोजगारी से, एक अनसर्टन फ्यूचर से परेशान ये लोग अपने घर जा रहे हैं, और this entire reverse migration is framed by an uncertain future. One doesn't know कि कितने समय के लिए जा रहे हैं, खाने को मिलेगा कि नहीं, नौकरी मिलेगी कि नहीं. Under these circumstances, I would imagine, I may be wrong, but I would imagine that the education of these children would be the last priority. जहाँ पे भूखमरी और बेसिक नीड्स को पूरा करने का सवाल उठ रहा है, एंड ये इन बच्चों को जो एग्जिस्टिंग स्कूल में पढ़ रहे थे तो वहां से भी पुल आउट किया गया है विद नो गारंटी ऑफ देयर फ्यूचर। जहाँ जा रहे हैं वहाँ नॉन एक्सेप्टेबिलिटी है, स्टिग्मा एक अटैच है कि शायद ये कैरियर्स ऑफ वायरस अपने साथ कैरी कर रहे होंगे। स्कूल वहाँ के तैयार नहीं है, फाइनेंशियल जो इम्प्लीकेशन होंगे इसके, अगर सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे और अब लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल में जाने की, लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे तो अब उतना अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं। तो बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी मुश्किलें अब इन हालात में पैदा हो गई हैं जो एक्चुअली अनइमेजिनेबल है। और एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पे हम करिकुलम की बात करते हैं, पेडागोजी की बात करते हैं, असेसमेंट की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज की बात करते हैं, और होम और स्कूल को कनेक्ट करके बात करते हैं। और दूसरी तरफ ये जो कंसर्न्स यहाँ पे इस सिचुएशन के उठे हैं बहुत ही बेसिक टाइप के कंसर्न्स है, बेसिक एक्सेस और कंटिन्यूटी का इशू है। तो इट्स अ वेरी पेक्यूलियर एंड अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, एंड I now invite Asha ji to present her experiences of this whole situation and what she has gathered so far. आशा जी हैं? हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है? जी जी जी। दिशा, सभी साथियों को नमस्कार। मैं सबसे पहले एक्टिव फोरम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने ये मौका दिया है। खैर और मेरे साथ जो पैनलिस्ट है गौतम जी, पुष्पेन जी और निशा को भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि मेरे साथ आज के इस पैनल में। साथियों, ये बहुत ही संकट के दौर पे हम लोग गुजर रहे हैं, और एजुकेशन से पहले सर्वाइवल का सवाल हमारे साथ। अब पूरा देश में अभी हम देखते हैं पूरा दुनिया स्तर पे ये स्कूल एजुकेशन लगभग एक कोविड-19 के बाद दौरान और अभी समय में एक तरीके से चैलेंजिंग हो गया। दुनिया स्तर पे हमारे देश में भी हमने लगभग स्कूलों को बंद करने की कोशिश किया। क्यों? क्योंकि हम इसको जो पैंडेमिक का जो पूरा प्रभाव है, उससे बचने के लिए हम ये सब काम किया, और अब लॉकडाउन के चलते हम स्कूल और कॉलेज को बंद करने की कोशिश किया। दूसरी बात हमने क्या किया, हमने रेस्ट्रिक्शन किया कि पूरा मूवमेंट को लेकर। क्यों? क्योंकि हमारी तैयारी नहीं थी। आपको पता है पूरा केवल हम नहीं है, दुनिया स्तर पे जो विकासशील देश है, अमेरिका, यूरोप, जिनको हम जो मानते हैं कि वो बहुत साइंस और टेक्नोलॉजी को बहुत आगे, वो भी उसको नहीं कर पाए। क्योंकि उनके लिए जो एक बहुत ही एक ही समझ है वो पूंजीवाद, और पूंजीवाद के चलते एक निजीकरण उनका पहला एजेंडा में है। उनके लिए लोग उनके एजेंडा में नहीं है, इसीलिए उसको नहीं कर पाए। उसी के चलते हमारा देश भी उस पे चल गया। तो इतने जैसे अभी अमरीश राय जी ने कहा था कि 24 मार्च को 4 घंटे में समय देके हमने लॉकडाउन कर दिया। इसकी वजह यह है, हमने ये ध्यान नहीं दिया हमारा देश का जो भौगोलिक स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है, जो सांस्कृतिक स्थिति है, जिसमें बड़ी आबादी रोज कमाने खा के जीते हैं, उनके बारे में हमने परवाह नहीं करके हमने बंद कर दिया, जिससे पूरा संकट देश में फैल गया। स्वास्थ्य को साथ साथ
उनके सामाजिक, उनके आर्थिक तौर पर जबरदस्त असर पड़ा। ये एक बात हमको, तो इसे सोशल ये महामारी एक तरीके से एक गरीबों का महामारी, एक अमीरों का महामारी। ये जो कोरोना वायरस, ये हमको दो भाग में हर समय की तरह डिवाइडेड किया। सोशल डिस्टेंस तो हम नहीं कहेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, ये सारे जो प्रिकॉशंस है, जो ICMR का भी है और WHO का जो डायरेक्शन है, उसको कैसे हम कल्पना कर सकते हैं। जो एक छोटे से कमरे में रहने वाले एक बड़े आबादी, जो रोज खाना खा के कमा के खाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन लेबर है, जो घरों में काम करते हैं, जिनके लिए एक कमरे में सब लोग रहते हैं और उस कम्युनिटी में सब एक दूसरे जुड़े हुए रहते हैं, उनके लिए संभव नहीं था। लेकिन हमने उसको कर दिया, तो उसका असर भी ऐसा हुआ, हमें उसी तरीके से अपने स्कूल में बच्चों को नहीं भेज पाए। तो इस घरों में एक समय में रह के जिस तरीके से उनके मानसिक उससे असर पड़ा, चाहे केवल बच्चों के नहीं, यूथ, महिला और बड़े, और हमने देखा है किस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस, बाकी चीजें आगे बढ़ा है। एक तरह से भय भी पैदा की गई है, और तो वो भय था ही क्योंकि वो बड़े पैमाने पर आज के समय में हम देखते हैं दुनिया के स्तर पे और हमारे देश में भी ये लगातार बढ़ रहा है, और मृत्यु का दर भी थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। इससे लोगों के मन में भय है, लेकिन उसके लिए जो हमको तैयारी करना चाहिए, सरकार की ओर से हम उसको तैयारी नहीं कर पाए। लॉकडाउन का इतना समय शायद दुनिया के सबसे ज्यादा हमारे देश ने लिया, लेकिन उस दौरान को हमको जो हमारा हेल्थ सिस्टम को ठीक करना चाहिए था, हमारा लोगों के इकोनॉमिक को चेंज करना था, हम उसको कुछ नहीं कर पाए। फिर हमने एक दिन पूरा खो दिया, जिससे आज हम नतीजा देखते हैं। अब हम आएंगे कि किस तरीके, जो आज का विषय हमारा, कि ये जो माइग्रेंट लेबर के जो बच्चों के ऊपर इस कोविड-19 का कितना उसके शिक्षकों पर असर पड़ा। साथियों, हमने सबने लगभग ये 3 महीना में हमने पूरा मीडिया के थ्रू हमने देखा, और हमने खुद भी, हम भारत ज्ञान विज्ञान समिति, हमने लगभग कई राज्यों में काम किया, और खुद व्यक्तिगत रूप से भी जहां हम देखते हैं 29 अप्रैल से हमारे पूरा देश के जो माइग्रेंट लेबर है वो अपने अपने घर जाना शुरू कर दिए। क्या करेंगे अब? उन्हें कोशिश करते रहे कि उनको कुछ होगा, कुछ मिलेगा, कुछ कई कहानी हमारे, लेकिन उन्होंने अपना अपना घर जाना शुरू कर दिए हैं। 29 अप्रैल से ये काम शुरू हो गया। जो जाना जिस तरीके से गए हैं, और पैर में चप्पल नहीं है, छोटे महिलाएं अपने बच्चों को गोद पे लेके एक एक ट्रक में एक एक परिवार को लगभग 3,000, एक व्यक्ति को 3,500 रुपया मुंबई से जा रहे थे, उनको 3,500 से 4,000 रुपया एक व्यक्ति को, एक परिवार मान लो 4 लोग हैं, लगभग 10,000 कैसे करके वो अपने को बचाने के लिए, क्योंकि वहां वो 2 भय था। एक, ये वायरस ज्यादा होगा तो वो शायद बचेंगे नहीं बचेंगे। दूसरा था कि उनका वो पूरा सड़क पे आ गए क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था। वो उनका सोचा कि हम घर जाएंगे, ये तो वहां गांव में मरना ही पसंद करेंगे, या दूसरी बात है वहां जाके हम अपना कुछ हमको मिल जाएगा, ऐसे बड़े पैमाने पर वो वहां तक गए। लेकिन क्या स्थिति हुआ वहां अपने, हम देखते हैं किस तरीके से वो वहां पर पहुंचे हैं। उसपे बहुत से बच्चे, सबसे ज्यादा जो हम देख रहे हैं कि वो पूरा एक परिवार में जिस तरीके से बच्चे 3 महीना एक जगह पे रहे, जो माइग्रेंट लेबर अपने धंधे, क्योंकि अपने गांव में काम नहीं मिलता, काम नहीं था, रोजगार नहीं था, और उनका जीवन तो वहां पर क्या स्थिति हुआ? वहां पर स्थिति यही हुआ कि उन जगह पे लोगों को जिस तरीके से वो उनका वहां होना चाहिए, क्योंकि गांव में उनके लिए काम नहीं था, और जो काम है वो काम भी बच्चों को मिलना मुश्किल था, तो इसलिए वो जो वहां पहुंच गए, वहां काम नहीं है। तो ये जो असर है माइग्रेंट लेबर के काम को लेके, उनको सर्वाइवल को लेके, उनके भोजन को लेके, उनको रहने को लेके, तो वो उससे क्या हुआ, उसके बच्चों को बड़े पैमाने पर, एक बड़े तादाद में बच्चे को हम पुश कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि वो भी इस तरीके से बाल श्रम करें, बाल मजदूरी करें, हम फोर्स कर रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर लगभग 20%, अभी हम आंकड़ा देखते हैं कि 20% बच्चों को, बच्चे जो कि अभी तक जो समझ में आता है वो ड्रॉप आउट है, और उससे ज्यादा प्रतिशत बच्चे
जो सरकार ने अभी तय कर लिया कि ऑनलाइन एजुकेशन को लेके, तो ये ऑनलाइन एजुकेशन कोई सरकारी स्कूल में, खास करके हमारे देश में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों तक ऑनलाइन एजुकेशन कामगार नहीं है। हमने कई जगह के पेरेंट्स, टीचर और बच्चों के साथ भी बातचीत किया, उस पर पाया है कि उनको कनेक्टिविटी नहीं हो पाता। हम खुद भी एक स्टेट कैपिटल में रह के कई बार जूम मीटिंग में हम कनेक्ट नहीं हो पाते, तो वो गांव में रह के कैसे करता है, तो एक वो कनेक्टिविटी नहीं होता है। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन बिल्कुल फेलर है। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ अभी जो इन माइग्रेंट बच्चों की जो बात हम करते हैं, वो माइग्रेंट बच्चों को वो सुविधा वहां पर बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि घर पे नहीं तो माँ बाप, हमारे पॉलिसी सरकार हमारे माँ बाप को, पेरेंट्स को, उन मजदूरों को फोर्स करे एक तरफ से कि वो अपने बच्चों को कम से कम बाहर मजदूरी करे, क्योंकि अगर काम हर कोई तलाश करे रहे भाई परिवार में, हर कोई तलाश करे, कोई कुछ कमा के लाए तो वो जी सके, वो खा सके, तो हर कोई, तो इसलिए माँ बाप भी बच्चों को भी करे। ये हमने अभी जितने बच्चे गांव वापस गए हैं, जो पेरेंट्स गए हैं, उनका फोन आता है लगभग छत्तीसगढ़, यूपी, झारखंड, बिहार, ये अलग अलग जगह पे जो लोग हम यहाँ से, जिनके साथ हमने महाराष्ट्र जो काम किया है, तो उनका लगभग मध्य प्रदेश का भी उनका फोन आता है कि वो वापस भी आ रहा है और उनको वहां पर काम नहीं मिलता है, जो सरकार ने जो तय किया है वो उसको नहीं मिलता है। और क्वारंटाइन की बात तो मैं अलग बात करूँ। तो इस तरीके से जो हमने लगभग 2000 का जो हमारा यूएन एजेंसी से का रिपोर्ट है, हाँ, सन 2000 तक जो हमने 94 मिलियन लोगों को, बच्चों को जो हमने पूरा वो कर दिया था, चाइल्ड लेबर हम खत्म कर दिया था। अब ये बड़े पैमाने पर काम नहीं हो पाने से, हाँ, गरीबी के कारण और भूखमरी के कारण ये और आगे बढ़ेगा, और उस तरीके से बच्चे अलग अलग तरीके से एक्सप्लॉइट होंगे, उनके मानसिक शारीरिक असर पड़ेगा, वो शिक्षा से बहुत दूर होंगे। ये बात हमारा शिक्षा इंस्टीट्यूशन, हमारा अभी जो शिक्षा का माहौल है वो, प्लस हमारा जो अभी ये जो सामाजिक और आर्थिक सवाल है, वो उससे बड़े पैमाने पर बच्चों को धकेल दिया जा रहा है कि वो स्कूल से बाहर रहे और वो उसके साथ काम, माने बाल श्रम करे, बाल मजदूरी करे। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है हमारी। तो इसीलिए हमको जो, क्योंकि हमारे साथ और दो बातें हैं, मेरे को और सबसे बात करना, तो मुझे लगता है हमारी तो साथियों दो प्रकार की लड़ाई हो। एक हमको, क्योंकि हम दो लड़ाई है, एक लड़ाई है हमारा कि हमको बड़े पैमाने पर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी वही हो रहा महामारी में देख लिया, और शिक्षा को लेके प्राइवेटाइजेशन को रोकने के बाद के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा, हमको प्राइवेटाइज को, क्योंकि हमारे दुनिया में जो हमने ये देश पता है जो विकसित, लेकिन और भी दुनिया में और देश है जिन्होंने कितनी अच्छा से चीजों को काम किया, वो चाहे वियतनाम ले लीजिए, वो क्यूबा ले लीजिए, वो साउथ कोरिया ले लीजिए, एवं ताइवान जैसे देश है जिन्होंने किस तरीके से इसको करने की कंट्रोल किया है। क्यों? क्योंकि उनके एजेंडा में वहां दुनिया उनके देश के लोग हैं, इसलिए उनको कंट्रोल करता है। और हमारा देश में भी एक उदाहरण है, हमारा देश में एक राज्य केरल, जिसने भी कुछ हद तक एक समय में वो हमारे भारत के दूसरे नंबर पे थे, लेकिन आज देखो वो कितनी अच्छा हम कुछ कंट्रोल कर पाए, और वो बच्चों लोगों के सर्वाइवल को लेके बातचीत बार बार करे, कैसे लोग जी सके ठीक से और उनके बच्चे ठीक से पढ़ के उदाहरण भी बनाया। तो अब अभी फिलहाल उनके मंत्री को अभी यूएन से उनको बुलाने के लिए बोल दिया। हम तो केरल के सरकार को सलाम करते, हम सोचते हैं कि और भी राज्य में तो बच्चों को, इस माइग्रेंट बच्चों को, चूंकि स्कूल का सिस्टम आपने क्लोज कर दिया, तो जो बच्चों को हमने कम से कम उनका न्यूट्रिशन को लेके, उनकी प्रोटेक्शन को लेके, उनको एक माहौल स्कूल में कम से कम मिलेगा आपस में बातचीत करने के लिए। शिक्षा के अलावा भी और बहुत सी चीज बच्चे सीखते हैं, आपस में रिश्ता होती है, हाँ, वो कम से कम वो खत्म हो रहा है। तो अभी 2-3 राज्यों ने कम से कम मिड डे मील उनको बच्चों के घर पहुंचा रहे, लेकिन कितना बच्चे खा पाते ये भी एक सवाल है, क्योंकि इतना खाने में परिवार को खाना है तो उससे बच्चों को कितना मिल पाए ये भी क्वेश्चन है। तो ये कुल मिला के हमारे ये माइग्रेंट लेवल का जो बच्चों की शिक्षा को लेके, तो हमको लगता है कि दो तरीके से, एक ये प्राइवेटाइजेशन के लिए हमको बहुत बड़े हमको एक मूवमेंट करने की जरूरत है। दूसरा, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो कहता है कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल लर्न, और सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी देना है, चाहे किसी की कोई बच्चों, दलित बच्चे, आदिवासी बच्चे, माइग्रेंट लेबर, कंस्ट्रक्शन, इनको एक शिक्षा का माहौल अब बराबर अवसर देना चाहिए। और उसमें हमारे दो चीजें हैं, एक है कि ऐसे बच्चों को लेके जो लोकल
सेल्फ गवर्नमेंट है, जो जनप्रतिनिधि, सरपंच है, नगर का वो है, उनको एक बच्चों को आइडेंटिफाई करना है, कौन बच्चे वहां पर जो माइग्रेंट लेबर आए हैं उनका कौन से बच्चे हैं जिनको स्कूल से छूटे, एक उनका सर्वे करना है और उनको स्कूल में बच्चों को दाखिला करना है या उनको ठीक तरीके से उनको शिक्षा मिले उसकी व्यवस्था करना, ये हमारे कानून में। तो एक तो हमारे लिए ये हमारी लिए जिम्मेदारी है इस कानून का इस्तेमाल करके कैसे वो करे। और दूसरा है, इतने बड़े गैप हो गया है बच्चों के बीच में, क्योंकि वो गैप तो उनके लिए नहीं होगा जो 20% तो बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में, उनके लिए गैप नहीं हुआ, उनका रोज ऑनलाइन एजुकेशन होता है और उनके पेरेंट्स बचते हैं, फिर आप पढ़ाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो बच्चे छूट गए। तो इसलिए उनके लिए कैसे हम हमारा राइट टू एजुकेशन कानून में है कि जो हम स्पेशल ट्रेनिंग की बात करते हैं, कैसे उसके लिए हमारे स्कूल सिस्टम में, पॉलिसी में उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग हो सके, ताकि जो 3 महीना का गैप उन बच्चों के लिए है वो है। अब मैं तो क्वालिटी एजुकेशन की बात ही नहीं कर रही। और तीसरी बात है राइट टू एजुकेशन पे, हाँ, कि जो पूरा उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, लेकिन अभी इतना साल हो गया, तो इसलिए राइट टू एजुकेशन को हमने जिस तरीके से राइट टू एजुकेशन फोरम भी बनाए हैं और हम सभी जो लगे हैं लगातार, हमने कोशिश किया है कि कानून बने और हमारी जिम्मेदारी होती है इस कानून का ठीक से इम्प्लीमेंट करने के लिए। वैसे सरकार ने बहुत से अमेंडमेंट कर दिया, जो कुछ बचा है उसको कैसे हम आगे ले जाना है, क्योंकि कानूनी हक है, इसलिए मुझे लगता है कि इसको करना चाहिए। और इसके अलावा भी हमको अपनी तरीके से भी एक सर्वे करना चाहिए, हम लोग जैसे कर रहे हैं, एक सर्वे करना चाहिए कितने बच्चे वो उसमें हैं, तो उनको कैसे। और चौथी बात है कि केवल पढ़ाई करने से नहीं होता है, तो उनके पेरेंट्स के लिए काम भी होना चाहिए। काम के नाम से सरकार के पास एक ही है, वो मनरेगा, और हम जानते हैं मनरेगा के लिए कितना काम लोगों को मिल जाता है, हम उसके बारे में मैं डिटेल नहीं बताऊंगी, लेकिन कैसे उनको काम मिले, काम जब नहीं मिले, लेकिन 6 महीना का, कम से कम 3 से 6 महीना का सरकार को उनके आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए किसी भी तरीके से उस परिवार का प्लान करे। तो इसीलिए उस परिवार के प्लान के साथ साथ अगर करेंगे तो शिक्षा होगा। तो ये सर्वाइवल का कुछ है। तो 2 इसको लेके हमको इकट्ठा होने की जरूरत है। कुछ सवाल मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, तो उस सवाल को लेकर हमको चर्चा की बिंदु होंगे कि कैसे हम अपने आप को तैयार करेंगे कि एक लंबा स्ट्रगल के लिए, क्योंकि बच्चों का जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार दिया गया है, उसको मिले, उसके लिए हम कैसे एक लंबा लड़ाई करेंगे, इसको आर्थिक फोरम को कुछ जरूरत है। ये एक डिस्कशन का मुद्दा हमको आगे चल के चर्चा के बिंदु होना चाहिए। उसमें हमको हर कोई को देना चाहिए, हमको देखना चाहिए जो माँ बाप के बच्चे प्रभावित हो रहे हैं उनको हमको जोड़ना चाहिए, ऐसे मूवमेंट को जोड़ना चाहिए। उसमें हमारे माइग्रेंट लेबर यूनियंस भी है, ट्रेड मजदूर संगठन भी है, डोमेस्टिक वर्कर्स यूनियन भी है, आशा वर्कर है, आंगन, ऐसे बहुत से लोग जिनके किसान के जो एग्रीकल्चर यूनियन, ये सारे लोगों के बच्चे जो ज्यादा प्रभावित होते हैं उनको हमको जुड़ना है। ये मुझे लगता है कि इनके साथ, उसके अलावा भी जो हमारे टीचर्स यूनियन है, उनको लेके, टीचर्स यूनियन कुछ हद तक हमारे साथ है, लेकिन हमने ये एक वर्गों को हमने छोड़ दिया है, उनको लेके एक लंबी लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। और कैसे करेंगे, हाउ विल गेट रेडी फॉर prepare ourselves for a long-term struggle for the children's fundamental rights that has to be discussed. This is मैं इसको क्वेश्चन को छोड़ दूं। दूसरा, क्या हमारी स्ट्रेटेजीज होगी कि हम लोगों के बीच पहुंचने की, क्या है, हमको अभी सब वक्त आ गया है हमको नीचे पहुंचाने के लिए, तो और लोगों को हमको ढूंढना है जो नीचे जिला स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे काम करते, क्योंकि अभी चुनौती वही है, केवल शहरी स्तर पे काम करने से नहीं होगा, स्टेट कैपिटल पे नहीं होगा, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नहीं होगा, हमारे बड़ी आबादी जहां तक के जो स्ट्रगल करते हैं वहां तक पहुंचने के लिए मुझे लगता है कि दूसरा मेरा वो होगी, क्या हमारा स्ट्रेटेजीज होगी टू रीच द पीपल एंड मेक देम अंडरस्टैंड। इनको हमको समझाना पड़ेगा कि सरकार की जो एक डिस्क्रिमिनेटरी जो पॉलिसीज है, जो महिलाएं, बच्चों, ही सबको, दलित, आदिवासी सबको अलग करता है, उसके लिए हमको लगता है कि एक हमको ऐसा कोई स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कि लोग समझे कि ये जो विभाजन वाली जो पॉलिसी है सरकार का, वो विभाजन पॉलिसी को लोग कम से कम जाने कि अमीरों की शिक्षा, गरीबों की शिक्षा, दलितों की शिक्षा, अल्पसंख्यक की शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा, इस सब में एक डिवीजन नहीं करना है सब, क्योंकि एजुकेशन हमारा कानून में भी है और हमने पहले भी, तो ये शिक्षा सबके लिए, तो इसलिए मुझे लगता है कि उसके लिए भी हम करता है। तीसरी बात है कि जो बेसिक इशू है
उनको कैसे खाद्य कैसे मिले, उनको भोजन कैसे मिले, उनकी सेफ्टी की बात है, उनकी सिक्योरिटी की बात है, उनको ठीक से उनकी फैमिलीज को और बच्चों को मिले, ये भी हमको प्लान करना पड़ेगा। और हमारा क्या प्लान होगा हम इसको लोगों के साथ बैठ के देखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हमारा ये जो माइग्रेंट लेबर के बच्चों के लिए हम और क्या क्या जो हमने बताया कि हमको पंचायत को फोर्स करना पड़ेगा, कानून का इस्तेमाल करके करना पड़ेगा, ये बच्चे बाहर से ना रहे। और ये इनको केवल ऑनलाइन एजुकेशन नहीं है, हमारे यहाँ और भी कैसे कैसे छोटे छोटे समूह में बच्चों को बात करें। स्कूल को रीओपन करना चाहिए, दूसरे अनुभव के आधार पर रीओपन हर प्रिकॉशंस के साथ हम कैसे कर पाएंगे, ये भी हमारी बात है। इसके लिए मुझे लगता है कि और बाकी जगह जहां पर बच्चों को वो नहीं आया है, माने मिड डे मील नहीं मिला जिन राज्यों में, वो कैसे उनको पौष्टिक आहार मिले, उसको भी हमको ये कुछ सवाल आपके बीच में। मुझे लगता है कि अभी साथी बहुत बड़ा संकट में है और संकट से आंदोलन बनता है, और बगैर आंदोलन में, बगैर संघर्ष में कुछ नहीं हो सकता। और मैं अंत में बोलूंगी, हम सबको इकट्ठा होना है, जितने अलग अलग आदिवासी लोग के वो दलितों के सब काम करने वाले, क्योंकि सबके बच्चे, तो उनको जोड़ के ये कम से कम ये माइग्रेंट लेबर जो है उन्हीं कम्युनिटी से आते हैं अधिकतर। तो इसलिए हम सबको जोड़ के एक बड़ा हमको आंदोलन करना पड़ेगा, ताकि हम इन बच्चों को, हम उनका एजुकेशन को इंश्योर कर पाएंगे। जब इंश्योर करेंगे, जब उनकी फैमिली को हम उनके सर्वाइवल और उनके बाकी चीज को हम उनकी चैलेंजेस को हम देखेंगे, तो हम कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much, Asha ji. Your talk was very, very comprehensive. I'll briefly try and summarize your talk for the benefit of others. एक तो आपने 3 चीजों की आपने बात की। एक तो आपने बात की the fact that people are dealing with poverty, hunger, joblessness, uncertainty, anxiety, extreme psychological trauma, and the impact that this kind of a situation has on children mentally, physically, psychologically. So that we need to recognize that it's a very painful kind of a situation for children. दूसरा आपने कहा कि इस तरह के हालात में these children, a lot of children are being pushed towards child labor because work and earning becomes an important criteria. Education definitely takes a backseat under these circumstances. And you also pointed out that how an online kind of an education for these children does not make sense. Actually, online education doesn't make sense for a lot of people. And we're also struggling in our own talk today with connectivity. But the children who need more support, if you kind of expect them to avail of online education, that's obviously not going to work. तीसरी चीज आपने कही कि क्या हम लोग की strategy होनी चाहिए, collective, how we should get together. I think that was very important. Besides the fact that we should conduct a survey, and we should, 2 things which I thought were very important, which you talked about, is that education cannot be de-linked with health. It's important to look at education and health together. The fact that children need education, the fact that children need food, and their health and other needs should be taken care of. And second, the fact that you need to create work and economic opportunity for people. That is also, I think, very important. That structural environment में जो support लोगों को चाहिए वो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना it's not going to work. And the fact that yes, we must fight against privatization and continue to restate the relevance of the government system in supporting these children. So thank you very much, Asha ji. I now request Gautam ji to present his views. And I think we have limited time, so maybe 12 minutes. Amrish, would that be okay? नमस्कार। वीडियो ऑन है कि ऑफ है? दिख रहे हैं आप? दिख रहे हैं ना? बोलते हुए दिख नहीं रहा है। ठीक। 2-3 बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक, आशा जी ने अपने बात को तो कहे हैं, हमें ये लॉकडाउन के 2-3 तक अगर देखे, पूरे देश भर के लोगों ने ये देखा कि किस तरह के माइग्रेंट वर्कर्स की परिस्थिति, और ये कितने जो जहां पर रहते थे ओरिजिनेट से लेके वो अपने घर तक जो जर्नी रहा, इस रिटर्निंग बैक के जो जर्नी रहा, वो भी हमने सबने देखा। इसमें 2-3 चीज बड़े रूप से मिथ जो था वो मिथ टूटा। एक मिथ जो मनरेगा से माइग्रेशन रिड्यूस हुआ, रुक सा गया, ये जो मिथ, जो क्लेम था, वो क्लेम ध्वस्त हो गया। दूसरी, हमने ये देखा जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, जो सिस्टम का जो जवाबदारी था, इंटर स्टेट माइग्रेशन एक्ट
के इम्प्लीमेंटेशन, उनका रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड कहीं पर देश में नहीं था। तो मतलब ये प्रायोरिटी में ही नहीं था उनकी एजेंडा में। ये दो सिस्टमिक फेलियर और ये जो मामले थे। तीसरा, आशा जी ने जैसे बात किया, जो अनाउंसमेंट के पहले जो प्रिपेयर्डनेस था, वो प्रिपेयर्डनेस बिल्कुल नहीं रहे। इन परिस्थिति में जो आज हम हैं, माइग्रेट इतना करोड़ जो रिटर्निंग बैक होम में आए हुए हैं, उनके शिक्षा और स्वास्थ्य की बात पर हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हमको 3 महीना जो समय मिला उसका भी हमने प्लान नहीं किया। आज के हमने एक सर्वे कर रहा था रैंडम सैंपलिंग से, तो ये देखा जो करीब करीब 60% जो माइग्रेंट वर्कर्स रहे वो 8 स्टैंडर्ड कोई पास कोई फेल ऐसे है। 20% जो है वो 10 स्टैंडर्ड के हैं। सवाल केवल इतना ही, और 30% लोग आपस जाना भी चाहते हैं परिस्थिति सुधारने के बाद। सवाल यह, परिस्थिति सुधारने के बाद जो जाएंगे उनके लिए क्या हम सेफ माइग्रेशन प्लान कुछ सोच रहे हैं? आए थे वो मजबूरी में, लेकिन जाने के समय अगर जो जाना चाहते हैं वो कैसे जाएंगे? आज विलेज माइग्रेशन, विलेज लेवल पर माइग्रेशन रजिस्टर जो है वो बना है क्या? क्वारंटाइन सेंटर में कुछ रिकॉर्ड जरूर है, लेकिन केवल क्वारंटाइन सेंटर उतना ही होगा जिन्होंने आया है, जो प्लान्ड वे में आए हैं, जो अनप्लान्ड वे में आए हैं, इन सब की एक टोटल रजिस्टर विलेज लेवल में है क्या? इन जहां तक सवाल है जे लाइवलीहुड सिक्योरिटी की, लाइवलीहुड सिक्योरिटी दिए बिना एडुकेशन कैसे हो पाएगा? आज जो बात अमरीश उठा रहे थे, ये केवल चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड बेगिंग, ये बड़े तेजी से रूप से वो आज जो इनसिक्योरिटी है, जो माइग्रेंट वर्कर्स गांव पहुंचे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है प्रवासी और निवासी के, क्योंकि ये माना जा रहा है जो माइग्रेंट वर्कर आए हैं वही कोरोना लेके आए हैं। तो इसलिए गांव में एक अलग किस्म के माहौल आपको देखने को मिलेगा, जो रेसिडेंट है और जो माइग्रेंट होके आए हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, जिसके चलते एकजुट होने में, एक नए गांव निर्माण करने की, स्वनिर्माण गांव करने की जो सोच है, उसमें बहुत रुकावट है। स्कूल में भी यही सवाल आएगा, जो माइग्रेंट बच्चे और जो रेसिडेंट के बच्चे। आज जो आरटी के हमारे पास विकल्प क्या है? सरकारी स्कूल के अलावा कोई विकल्प इनके सामने नहीं है। जहां तक आरटी के कंटेंट, क्या हमारे पास एनरोलमेंट की कोई मुद्दा है? एनरोलमेंट कैसे होगा, इसका कोई प्लान है? मिड डे मील घर में पहुंचा जा रहा है, जो बात आशा जी ने उठाए थे, क्या वो बच्चे के पास पहुंच रहा है? तो केवल मिड डे मील से नहीं होगा, मिड डे मील के साथ क्या न्यूट्रिशन पैकेज है? तो आज जो सवाल ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो हर जगह में माइग्रेंट बच्चे आने के कारण जो वॉल्यूम बदला, जो डेमोग्राफिक कैरेक्टर जो बदला है, जो बच्चे की पॉपुलेशन जो बदला है, उसको लेकर हमारे पास क्या तैयारी है? एक गांव में अभी जानता हूं जिसमें 134 परिवार, छोटा सा गांव 400 का परिवार है, उसमें 134 जो है वो माइग्रेंट परिवार से आए हुए हैं। तो ये पूरा इक्वेशन बदल चुका है। आज इनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी, जो टॉयलेट का है, जो ड्रिंकिंग वाटर का, अदर फैसिलिटीज की, फिजिकल डिस्टेंसिंग को हम क्या करेंगे? ये पूरे मामले को लेकर एसएमसी का क्या भूमिका है? एसएमसी का क्या तैयारी? एसएमसी और पंचायत दोनों मिलकर आपस में समन्वय है क्या? आज जो सवाल है, एसडीपी स्कूल डेवलपमेंट प्लान उस समय बना था जो प्री लॉकडाउन। तो आज ये परिस्थिति में एसडीपी क्या बनेगा? एसडीपी बनने की तैयारी क्या है? आज लैंग्वेज की प्रॉब्लम, जहां से आए हैं वहां से लैंग्वेज, और जहां घर में आए हैं उनका लैंग्वेज, स्कूल का लैंग्वेज में फर्क है। तो इन सब चीजों को कम्युनिटी में एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो बजट, इसके आज लेकिन अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। यही समय है जो हम रिसोर्स सिक्योरिटी की बात, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात, लैंड रिफॉर्म की बात, बजट प्रायोरिटी की बात, हेल्थ और एजुकेशन की बजट पर रिव्यू करने की जरूरी है। जो हमने कितना प्रतिशत दिए थे और आज इस कम ये जो 3% देने के कारण ही ये परिस्थिति है। ये सब हेल्थ और एजुकेशन बजट को पुनः सोचने की आज जरूरी है। स्टेट की एक प्रिपेयर्डनेस की जरूरी है। क्या स्टेट आज प्रिपेयर्ड है? ये 3 महीना हो गया, स्टेट ने क्या
तैयारी आज तक कर चुके हैं। और ये जो मामला था, जो डील करने के लिए जो व्यवस्था था, वो हम कलेक्टर के हाथ में दे दिए थे। ये फेल्ड है, सिस्टमिक फेलियर है। हमको नए ढंग से मॉनिटरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचना होगा, माइग्रेट टास्क फोर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल में बनाना होगा, माइग्रेट कमीशन की जो है स्टेट एंड नेशनल लेवल में बनाना होगा, ताकि ये माइग्रेशन को दिल सके, माइग्रेशन को फोकस कर सके। और इसलिए जो एक नए स्ट्रक्चर, नए प्लान हम विकसित करना होगा स्टेट लेवल में भी। इन सब बातें को लेकर मेरे को आज लगता है ये कोविड-19 के बाद जो परिस्थिति हमारे सामने आया, नए अपॉर्चुनिटी भी हमारे सामने आया, नए ढंग से चीज समझ आया, कुछ मीथ हमारे साथ टूटा है, और इस मीथ को हटा के हम नए प्लान करने में मदद मिलेगा। थैंक यू। Thank you. Hello. Yes. Yeah, Gautam ji also in sync with what Asha ji said, and he's also talking about structural support and the state, the role of the state in these kind of circumstances becomes even more important, and that one needs to recognize. And secondly, it's a state which has the wherewithal to take care of needs of children in such circumstances. So we obviously can't look at private sector for fulfilling the needs of these children, and the state will have to pull its socks up, and we'll have to make again a concerted effort to reiterate that it's the state and not the private sector which can take care of these needs. Thank you, Gautam ji. Pushpendra ji. Yeah. Okay. I request you now to present your views. Okay. मेरे पहले जो दोनों स्पीकर थे, आशा जी और गौतम जी, इन्होंने एक लार्जर पिक्चर के बारे में बात की। मैं यहाँ लार्जर पिक्चर के बारे में थोड़ा कम बोलूंगा, और मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि थोड़ी बिहार की जो स्थिति है और इसके बारे में जो जानकारी है उसका इस्तेमाल करूं, और एक पंचायत के ठोस एक उदाहरण के साथ अपनी बात कहूं। ये पंचायत जहाँ की मैं बात करूंगा, ये बिहार में सिवान जिले में मियाँ के भटकन नाम का एक पंचायत है जो जीरादेई ब्लॉक। अपना वीडियो अनम्यूट कर दीजिए। ओह अच्छा, सॉरी। अच्छा, और ये जो जीरादेई ब्लॉक है, आप जानते हैं ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो उनका जन्म जीरादेई में ही हुआ था, और जिस पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ वो जीरादेई ब्लॉक में आता है, करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर वहां से होगा। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि चूंकि हम लोग माइग्रेंट के बच्चों की शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैं बिहार का उदाहरण दूं, तो बिहार का जो माइग्रेशन है, ये माइग्रेशन ज्यादातर सिंगल मेल माइग्रेशन है। मैं ऐसा नहीं कहता कि इसमें फीमेल माइग्रेशन नहीं है काम के लिए, या फैमिली माइग्रेशन एकदम से नहीं है, लेकिन वो काफी कम है। और इसका एक कारण है क्योंकि जो माइग्रेंट हैं वो ज्यादातर आप जानते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो उनकी पूरी आमदनी है वो इतनी कम होती है कि वो परिवार के साथ आमतौर पर माइग्रेट नहीं कर पाते हैं। एक उदाहरण इससे आप इसी से समझ सकते हैं कि जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का जो डेटा आया है 2017-18 का डेटा आप अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि 10,000 से कम मासिक आय वाले इस इनफॉर्मल सेक्टर के श्रमिकों की पूरी जो का प्रतिशत है वो 84% के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि ये वो हिस्सा है जो शहर में अपना परिवार अपने साथ नहीं ले जा सकता है, क्योंकि परिवार ले जाने का मतलब होता है फिर रहने का अरेंजमेंट करना, एक कम से कम एक अलग कमरे का अरेंजमेंट करना, क्योंकि अभी तो कई लोग 5, 6, 8, 10 जैसे लोग मिल करके कमरा लेते हैं। अगर बच्चे हैं तो फिर बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना, और फिर बाकी भी जीवन यापन शहर के स्तर पर जो उनका वहाँ का जो महंगा जीवन है तो उसके हिसाब से जीवन यापन का खर्च उठाना। तो कुल मिलाकर के ये 10,000 तक या 12,000 तक कमाने वाले आमतौर पर लोगों के वर्ष में नहीं होता है कि वो अपना परिवार ले जाए। तो इसीलिए माइग्रेशन का पूरा डेटा यही बताता है कि ये ज्यादातर सिंगल मेल माइग्रेशन है, और जो परिवार को ले जाने में सक्षम होते हैं, सफल हो जाते हैं, आमतौर पर वो लोग शहरी गरीब का हिस्सा हो जाते हैं, और फिर वो
कोशिश करते हैं कि कहीं उनकी खोली हो जाए। कुछ ऐतिहासिक अलग अलग जंक्शन पर ऐसे लोगों को कुछ कुछ जगह मिल गई है, खोलियां मिल गई हैं, या वो किराए पर आते हैं, तो ऐसे लोग प्राय नहीं लौटते। कुछ बहुत खास स्थितियों में लौटेंगे, लेकिन थोड़ी होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो हमारे सामने अभी जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन जो लोग फॉर्मल तरीके से लौट के आए, यानी कि ट्रेन से या सरकार के जरिए अरेंज बसों से आए, और जो लोग आने के बाद अगर वो अपने तरीके से भी आए हैं, लेकिन उन्होंने अगर क्वारंटीन सेंटर में रिपोर्ट किया, तो करीब 18.5 लाख लोगों का एक गवर्नमेंट के पास डेटाबेस है। और इस 18.5 लाख लोगों का जो डेटाबेस है, इसमें हर व्यक्ति का सरकार के पास फोन नंबर है, उनका पूरा एड्रेस है, वो किस जगह से आए हैं उसका विवरण है, आने वाले की जाति क्या है, इसमें आपको और डिटेल है, ईबीसी ओबीसी तक का उसमें डिसेग्रीगेशन है। इसके अलावा एज का कंप्लीट डिसेग्रीगेशन है, 1 साल का कितने, 2 साल, 4 साल, 5 साल, एकदम पूरा डिसेग्रीगेशन है, जेंडर डिसेग्रीगेशन है। इसके अलावा उसमें स्किल के बारे में सूचना है, और कुछ और बाकी जो सूचनाएं हैं कि वो किस क्वारंटीन सेंटर में गए, एसिम्प्टोमेटिक आए थे, सिम्टम के साथ आए थे, उनका क्या हुआ, वो एक अलग तरह की सूचना है। मैंने इस सूचना को, जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है और किसी मित्र के जरिए मुझे देखने का मौका लगा, तो मैंने जो उसको देखा वो भी ये दिखाता है कि करीब 4% जो 0 से 14 साल तक की उम्र वाले जो लोग इस फॉर्मल तरीके से आए हैं, उनका प्रतिशत केवल 4 है। 1% लोग 60 से ऊपर साल के हैं, और 15 से 59, इस 15 में का मतलब है कि 15 से 59 बोल रहे हैं, तो हम लोग 15 से 18 जो बच्चे के तौर पर गिने जाते हैं, अब उनको भी उन्होंने वर्कफोर्स का हिस्सा के तौर पर ही गिना है, क्योंकि एक और उसका एक कंसोलिडेटेड फिगर है 95% का। अब सारे डेटा का डिटेल जब तक आप डिसेग्रीगेशन इंडिविजुअल के साथ नहीं करेंगे, तो ये बहुत मुश्किल था समझना कि ये 15 के नीचे वाले में से कितने श्रमिक हैं, क्योंकि उस तरह उन्होंने वर्क प्रोफाइल नहीं लिए हैं। तो इसलिए वर्क प्रोफाइल जो है वो करीब 14 लाख लोगों का ही उपलब्ध है। इसलिए इस आंकड़े के आधार पर मैं ये नहीं कह सकता कि ये बच्चे पढ़ते थे, काम करते थे या काम नहीं करते थे, ये भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के आप ये समझ सकते हैं कि जो बच्चे, जो कुल मिला के वो कह रहे हैं कि 75,000 डिपेंडेंट आए और 55,000 के आसपास स्टूडेंट आए, जिसमें ज्यादातर कोचिंग करने वाले स्टूडेंट थे। राजस्थान कोटा के भी थे, लेकिन दिल्ली और अन्य जगहों से भी इसमें स्टूडेंट्स आए हैं। तो पहली बात यह है कि जो आने वाले ये ज्यादातर मेल माइग्रेंट्स है ना, एक ये बात। अब हम लोग करें कि गांव में, लेकिन जो लोग आए हैं वहां पर स्थिति क्या है और वहां पर शिक्षा की स्थिति क्या है। मैं आपको, जैसा मैंने कहा, मैं आपको एक पंचायत का उदाहरण दूंगा और उसके आधार पर कुछ सामान्य निष्कर्ष निकालने की कोशिश करूंगा। एक जिस गांव की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर कुल मिलाकर के 8 सरकारी स्कूल, ये पंचायत क्योंकि बड़ा पंचायत है, इसमें 7 रेवेन्यू विलेज है, और इसमें 8 सरकारी स्कूल हैं और 3 प्राइवेट स्कूल हैं। 8 जो सरकारी स्कूल हैं उसमें से 3 स्कूल एक ही बिल्डिंग में चलते हैं, क्योंकि उनका अपना बिल्डिंग नहीं है, 3 अलग अलग फ्लोरों के स्कूल हैं। लेकिन इस बिल्डिंग में भी केवल 5 कक्षाएं, 5 कमरे हैं, इसीलिए वो सारे जो बच्चे हैं वो एक साथ बैठते हैं। क्लास 1 के तीनों स्कूल के बच्चे एक साथ उसमें बैठते हैं। ये सभी सरकारी स्कूल बंद हैं। ये तभी से बंद हैं जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, लेकिन व्यवहारतः कहा जाए तो लॉकडाउन के पहले से बंद है, क्योंकि बिहार में आप जानते हैं कि 3 महीने तक नियोजित शिक्षकों की हड़ताल चल रही थी, जो अभी कुछ समय पहले खत्म हुई है। इसलिए इस हड़ताल के कारण से स्कूल पहले से ही बंद है। इस गांव में 3 प्राइवेट स्कूल भी हैं, और स्कूल चलाने वालों का सोशल प्रोफाइल देखेंगे तो एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें से एक व्यक्ति जो सरपंच हैं, उनका स्कूल है, वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, और बाकी जो 2 प्रोप्राइटर हैं स्कूल के, वो दोनों एससी कम्युनिटी से आते हैं। एक बैठा है और एक पासी कम्युनिटी से आते हैं, जो टोटी टैपर्स इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये 3 स्कूल, और ये तीनों स्कूल बंद है। तो आपको मैं पहला निष्कर्ष इससे ये एक और निकालना चाहता हूँ कि जब हम लोग डिजिटल डिवाइड की बात करते हैं, तो डिजिटल डिवाइड का कई आयाम है उसके। एक डिजिटल डिवाइड है जो आप कह सकते हैं कि ये एक क्लास का डिवाइड है। तो इसलिए यहाँ अगर पटना में जो बड़े स्कूल हैं, जो कि अपने आप को कॉर्पोरेट स्कूल हैं, उनकी बात करेंगे तो सारे स्कूल पूरी तरह से चल रहे हैं। वो बड़ी फीस भी लेते हैं, लेकिन उनके सारे क्लासेस चल रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस एक
नॉर्मली जैसे जो क्लासरूम का जो टाइम होता है उसी टाइम पर वो सारे क्लासरूम के उसी तरह से क्लास फंक्शन करते हैं, बच्चे घर से काम करते हैं। बच्चों के लिए डेडिकेटेड अपना कंप्यूटर होना अनिवार्य है, जिनके पास नहीं था पेरेंट्स ने उनके लिए खरीदा है। लेकिन डिजिटल डिवाइड ये इस तरह का एक क्लास डिवाइड है, उसमें आप अगर गांव के लेवल पर जाएंगे, जैसे मैं जिस गांव की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ के सरकारी स्कूल और ये प्राइवेट स्कूल में डिजिटल सवाल पर कोई डिवाइड नहीं, ये दोनों ही उतना ही डिजिटली डिप्राइव्ड है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये क्लास डिवाइड है डिजिटल डिवाइड का, वो काफी प्रिवेल करता है। तो सारे प्राइवेट को भी एक तरीके से नहीं देखा जा सकता है। ये तीनों ही प्राइवेट स्कूल बंद पड़े हैं। एक जो सरपंच साहब हैं, उनका बंद हो जाने से भी बहुत फर्क नहीं पड़ता है, तो उन्होंने बंद होने के बाद वो अपने सामान्य काम में लगे हुए हैं। और एक व्यक्ति उसमें से जो प्रोप्राइटर हैं वो इस ठेकेदारी कर रहे हैं, गली नली योजना में कर रहे हैं, और उनको लगता है कि ये काम ज्यादा स्कूल से भी ज्यादा प्रॉफिट का ये काम है। और एक व्यक्ति जो कि स्कूल को लेकर के एक्चुअली डेडिकेटेड है, वो कभी लोहा ढोने का काम कलकत्ता में करते थे और वो वहाँ श्रमिक का काम करते थे, ग्रेजुएट थे, वो लौट के आए, किसी ने उनको बुलाया और कहा कि तुम कुछ पैसे वैसे लगाए, और एक्चुअली उसका एक भाई कजाकिस्तान में काम करता था, तो वो उसने इसको पैसे दिए स्कूल खोलने के लिए, क्योंकि शिक्षा के बारे में पैशनेट था, और ये आदमी ट्यूशन भी पढ़ाता है। तो इसका काम इस समय, ट्यूशन का काम और ज्यादा इस समय बढ़ गया है। और गांव में आपको ये बताऊं कि कुछ रोड के ऊपर में ट्रांसपोर्ट कहेंगे आप तो वो छोड़ दें, तो जो बहुत कम है, और कम बेस बाकी जीवन इस समय सामान्य हो चुका है। अब जो जैसे पहले चलता था, दुकानें वैसे ही खुली हुई हैं, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। जो नहीं चल रहा है उसमें स्कूल है, जो नहीं चलता है उसमें आप कह सकते हैं कि ICDS के सेंटर्स हैं, जो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट पब्लिक फंक्शंस हैं इस तरह के, वो कई एक नहीं हो रहे हैं। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो निश्चित रूप से उसकी पूरी तरह से शिकार है। तो लेकिन डिवाइड है गांव के अंदर में भी, इस प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में बड़ा डिवाइड है। सरकारी स्कूल के लिए टीचर घर घर घूम के किसी भी तरह से बच्चों को ये करते हैं कि वो मोटिवेट करके इनरोल कराते हैं, और वो महंगा है। और मैं जब वो देख रहा था कि कितना महंगा पड़ता है ये सरकारी ये प्राइवेट स्कूल, तो 500 रुपये ट्यूशन फी लगता है। स्कूल वहां पर भी पूरी बसें चलती हैं और 900 के आसपास बसेस पर आता है। 1700 रुपया ये लोग स्कूल की किताबों का अपना चार्ज करते हैं। कंप्यूटर का चार्जेस क्लास के हिसाब से हैं, लेकिन 150 रुपया से लेकर के वो 250 रुपये तक जाता है। फिर कुछ वन टाइम फीस होते हैं, कुछ क्वार्टरली फी होते हैं। तो इस तरह से जो, और सभी बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, या सभी नहीं भी तो उसकी बहुत संख्या वो ट्यूशन भी करते हैं, और आमतौर पर प्राइवेट स्कूल के टीचर ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। और रूरल एरिया का भी आप ये कह सकते हैं कि अच्छा खासा खर्च है ना इसमें। और इसमें जाने वाले जो बच्चे हैं उनका सोशल प्रोफाइल भी डाइवर्स है। तो रूरल एरिया में जो प्राइवेट स्कूलिंग है या जो प्राइवेटाइजेशन है, उसका इनरोड बड़ा है ना। और आपको बताऊं कि जिस एक बिल्डिंग में जिसमें 3 स्कूल चलते हैं, उसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या ही 175 वो क्लेम करते हैं, जिसमें कि कभी भी हम लोग जब भी उसमें विजिट किए हैं, हमने कभी भी वो सब नहीं देखा है, कुछ खास दिनों को छोड़ करके, जब कुछ नेशनल डे या कुछ इस तरह का कुछ फंक्शन की बात होती है, उसके अलावा कभी उतने बच्चे वहां दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि डिजिटल जो डिवाइड है या जो डिजिटल डिप्रिवेशन है, ये सरकारी स्कूल और इस प्राइवेट स्कूल में, और दोनों में ही पढ़ने वाले बच्चों का जो सोशल प्रोफाइल है या उनके पेरेंट्स का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, दोनों में काफी हद तक समानता है। और दोनों ही इसलिए किसी भी डिजिटल स्कूलिंग का उनको लाभ नहीं है। स्कूलों में क्या हो रहा है, मिड डे मील, आप जानते हैं कि बिहार में इस मिड डे मील तो चलता था, लेकिन बाकी जो कार्यक्रम है जिसमें कि पोशाक है, स्कूल की किताबें हैं जिसके लिए 400 पोशाक का अलग अलग क्लास के हिसाब से अलग अलग है, और कुछ स्कॉलरशिप है जिसमें साल 50 रुपया का है SC ST बच्चों के लिए, फिर उसमें लड़कियों के लिए साल में टोटल स्कॉलरशिप का 100 रुपया एक्स्ट्रा है। तो ये सब कुछ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में जाता है। और जो DBT का मामला है, DBT का मामला को भी इस बीच का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में जाना था, लेकिन ये मिड डे मील का जो मामला है, तो लेकिन मिड डे मील में
अटेंडेंस पर बेस्ड है, उसमें स्कॉलरशिप का भी अटेंडेंस पर बेस्ड है, क्योंकि कोई अटेंडेंस नहीं है। इसीलिए जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है कोई भी अभी तक ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसी तरह का स्टूडेंट्स को नहीं हुआ है। लेकिन हुआ है कब? फरवरी और मार्च के महीने में पिछले साल का हुआ है, जिसमें कि पोशाक और स्कूल की किताबें ये सब काफी विलंब से हो रहा है। तो ये काफी विलंब से हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि सामान्य स्थिति में भी जब हमारा ये लॉकडाउन नहीं था तब भी स्कूल कैसे चलते थे और किस तरह से सरकारी स्कूलों की जो अवस्था है इसने प्राइवेटाइजेशन के लिए एक पूरा रास्ता वहां पर खोला है। जिस प्राइवेट स्कूल में सरकारी स्कूल की तुलना में टीचर्स की योग्यता कम है, उनकी ट्रेनिंग काफी कमजोर है, लेकिन वो एक्टिव टीचिंग करते हुए दिखते हैं, वो एक्टिव दिखते हैं। उस एक्टिविटी में चाहे वो छड़ी भी दिखता हो या वहां पर कुछ सिंबॉलिक चीजें दिखती हो, जो बेल्ट है, टाई है, या एक स्कूलों में आमतौर पर यहाँ पर बच्चे जो पढ़ते हैं इन्होंने एक को छोड़ के बाकी में ड्रेस का अनिवार्यता नहीं रखी है, लेकिन और प्रतीक के तौर पर कंप्यूटर भी है स्कूल में। तो कुछ प्रतीक हैं और ये प्रतीक और टीचर का बहुत एक्टिव दिखना, कुल मिला के ये सब प्रतीक बच्चों को अपने दायरे में खींचने में काफी सफल हो चुके हैं। और जो प्री स्कूलिंग की भी स्थिति है इस समय में, उसमें भी आपको आईसीडीएस के सेंटर इस समय फंक्शन नहीं कर रहे हैं। स्कूल को क्वारंटीन सेंटर बनाने की बात थी और टीचर्स को उसकी जिम्मेवारी मिलनी थी। इन जगहों यहाँ पर आमतौर पर यह काम नहीं हुआ, तो टीचर्स को केवल अटेंडेंस उनका रोज आना अनिवार्य है। लेकिन प्राइवेट स्कूल के टीचर्स तो कुछ टीचर्स तो नहीं करते हैं, कुछ टीचर्स प्राइवेट होम ट्यूशन कर रहे हैं या ग्रुप में ट्यूशन कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ कोचिंग का काम करते हैं। आमतौर पर यहाँ पर जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं वो इस तरह के एक्टिविटीज में खास करके जो परमानेंट है वो नहीं है, और जो नियोजित शिक्षक हैं हो सकता है कि वो अलग अलग जगहों से हैं, तो अपने किसी अपने टोले में या कहीं गांव में करते हो, लेकिन आमतौर पर इसकी कोई सूचना इस समय में नहीं है। शायद कोविड का जो डर होगा वो उनको ऐसा करने से रोक रहा होगा। तो मैं इसके पहले कि अगले दौर में हम लोग फिर बातचीत करेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या किया जाए, ये कह सकता हूं कि इन सभी इस पंचायत के क्षेत्र में कई ईंट भट्टे भी हैं, और ईंट भट्टों में जो लोग काम करते हैं, कुछ स्थानीय लोग थोड़े से काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर माइग्रेंट काम करते हैं, और ये माइग्रेंट 3 राज्यों से आते हैं। फायरमैन वाले जो काम करते हैं वो इलाहाबाद से या यूपी से आते हैं, और बाकी जो पथेरा का काम करने वाले और ईंट ढोने का काम करने वाले बंगाल और झारखंड से आते हैं। कुछ बिहार के एरिया से वहां पर काफी वर्कर काम करते हैं बंगाल से, और झारखंड के गुमला से और भी कुछ एक जगहों से वहां पर वर्कर्स काम करते हैं। सब बिहार सरकार ने ये कहा है इन वर्क, और पूरे इस लॉकडाउन के पीरियड में कहीं भी जहां तक मेरी सूचना है, केवल इसी जगह की नहीं और जिलों में भी आमतौर पर ईंट भट्टे बंद नहीं हुए हैं, क्रशर इंडस्ट्रीज कहीं बंद नहीं हुए हैं, और इन ईंट भट्टों पर बच्चे अच्छी खासी संख्या में हैं। कहीं कहीं कुछ एनजीओ ने वहां पर कुछ पार्ट टाइम अपने एनजीओ स्कूल चलाए हैं। आमतौर पर सरकार का कुछ नहीं है, सरकार के साथ कुछ उन्होंने तालमेल जरूर किया है, लेकिन ज्यादा सरकार की उसमें भूमिका नहीं है। सरकार ने अभी ये कहा है कि इनके बच्चों को यहाँ के सरकारी स्कूलों में एडमिशन दिया जाए, वो जब चाहें चले जाएं, लेकिन जब भी वो लौट के आते हैं, जैसे अभी ये बारिश का टाइम आ गया तो ये बच्चे अब चले जाएंगे, पूरा परिवार अब ईंट भट्टे बंद हो जाएंगे, लेकिन जब वो लौट के आएंगे तो इन्होंने कहा कि उनको एडमिशन दिया जाए। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ बंगाल और गुमला साइड के बच्चे हैं, तो पहले भी हमारे वक्ता ने कहा कि भाषा का सवाल है, और ये भाषा के सवाल को कैसे डील किया जाएगा, इसके बारे में कोई गंभीर चर्चा एक्चुअली शिक्षा को लेकर के कि लॉकडाउन का जो असर हो रहा है इसे कैसे निपटना है, इसकी कोई गुंजाइश सरकार के अंदर में किसी भी गंभीर चर्चा की इस समय दिखाई नहीं पड़ रही है। मैं अभी यहीं पर रुकूंगा क्योंकि मैंने शायद ज्यादा समय लिया, 15 मिनट का समय ले लिया है, और फिर जो सवाल जवाब होंगे तो मैं आगे बढ़ता। थैंक यू पुष्पेंद्र जी, आपने काफी इंटरेस्टिंग माइन्यूट डिटेल्स हमसे शेयर किए, and which are obviously very generic, they don't apply to a particular context alone. 2 चीजों की बात मैं कहना चाहूंगी कि जैसे हम सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं, हम अक्सर सरकार प्राइवेट वर्सेस पब्लिक की बात करते हैं एज इफ दैट्स वन एंटिटी, तो उसमें लगातार हमको ये जानने की जरूरत है कि उसमें भी हेटेरोजेनस कैटेगरीज हैं। प्राइवेट स्कूल में बहुत तरह के प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल में भी बहुत तरह के गवर्नमेंट स्कूल हैं, which and the other thing is that सरकार
द वेरी फैक्ट दैट हमारे एजुकेशन बहुत कुछ नहीं कर पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से हमारी सोसाइटी बटी हुई है, स्ट्रैटिफाइड है, उसी तरीके से इन सिंक हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बटा हुआ है। तो हमको किसी तरीके की शर्म नहीं महसूस होती अगर गरीब का बच्चा एक पर्टिकुलर स्कूल में जाता है, अमीर का बच्चा एक पर्टिकुलर स्कूल में जाता है, तो वी आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट काइंड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, एंड दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। आई थिंक दैट नीड्स टू बी ब्रोकन। तो ये चीजें तो एनएफई की जब बात नॉन फॉर्मल एजुकेशन 1986 पॉलिसी में बहुत सराही गई थी, तो ये क्लियर था कि वो भी एक बच्चा जो ड्रॉप आउट करता है स्कूल से, लड़कियां हैं जो काम करने की जरूरत है, उनके लिए इस तरह की शिक्षा जो उनके कन्वीनियंट टाइमिंग पे, कन्वीनियंट समय पे रेलेवेंट करिकुलम हो, तो वो भी बहुत ही दिक्कत उस तरह के मतलब कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन हम हमेशा गरीबों के लिए निकालते हैं, बिकॉज दैट सूट्स आवर पर्पस। तो हमेशा से ऐसा ही रहा है। अब you're right that the state needs to take responsibility because it's only the state which has a wherewithal to address these problems. And private sector जहाँ भी काम करेगा वो हमेशा profit के लिए ही करेगा। तो expecting private sector to take care of the needs in terms of social justice or equity, वो private sector का mandate नहीं है और नहीं करेगा। So I think all the speakers have spoken about similar points, and now we can leave it open for discussion. तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं यहाँ देख रही हूँ, वो ऑनलाइन शिक्षा को लेके आए हैं, क्योंकि अगर ज्यादातर आप इस तरह की कोविड-19 के की प्रॉब्लम को देखा जाए और शिक्षा से जोड़ा जाए, तो सब लोग एक ही सोल्यूशन इज सीइंग इट एज ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, एंड दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम व्हिच आई थिंक ऑल थ्री हैव टॉक्ड अबाउट। और क्वेश्चंस किसी ने कहा है कि स्कूलों में क्या प्रिंटेड मटेरियल नहीं दे सकते हैं जिस तरह से जापान में किया जाता है, एक इसके बारे में भी बात आई है। तो Sujita, can you facilitate the question? Yes, so as I'm seeing, most of the questions have come in Hindi. So I have spoken to Mr. Ranjan ji. He has agreed to coordinate this session. हेलो, आवाज आ रही है? हाँ मिस्टर रंजन जी। हाँ, ये जो क्वेश्चंस हैं उसमें एक कुछ तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिमिटेशन को लेकर के हैं। सुनील लाहिड़ी जी का सवाल है उसमें, और वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन तो गर्ल्स एजुकेशन को काफ़ी प्रभावित कर रहा है ये कोविड-19। एक सवाल तो ये है उनका, और महिलाओं पे जो अत्याचार और बाकी जो एब्यूज़ हैं, चाइल्ड एब्यूज़, वो भी बढ़ा है। दूसरा, बाल विवाह और बाल श्रम के रुझान ज़्यादा आगे दिख रहे हैं, टेंडेंसी शुरू हो गई है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। इसके अलावा एक बात और है जिस पे मैं कह करके ये वाला क्वेश्चन खत्म कर दूंगा कि क्या अगर ऑनलाइन की फैसिलिटी ठीक हो जाए, क्योंकि सारे वक्ता कह रहे हैं और कॉन्टेक्स्ट सेटिंग में भी कहा गया कि ऑनलाइन की फैसिलिटी कम है, तो क्या इंटरनेट की फैसिलिटी अगर मिल जाती है, सरकार उसको प्रोवाइड कर दे या गजेट्स प्रोवाइड कर दे, तो क्या हम ऑनलाइन एजुकेशन के पक्ष में जाएंगे? ये भी एक सवाल आया है रीता कौशिक जी की तरफ से, और कुछ और भी वक्ताओं ने इस पे रखा है। तो मुझे लगता है इस पर अगर बात करें, और तब तक हम बाकी सवाल फिर लेते हैं। पुष्पेंद्र जी, अगर इस पे कुछ दिशा, ऑनलाइन एजुकेशन के जो दिक्कतें, जो कॉमन लोगों ने चैलेंजेस प्रेजेंट किए हैं, वो तो हैं ही कि इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ये है, वो नहीं, गैजेट नहीं है। बट मेरे हिसाब से another problem which is if not bigger equally important is कि आप उसको कैसे समझ रहे हो एजुकेशन को। कंटेंट पास करना, इंफॉर्मेशन पास करना, अनरिलेटेड फैक्ट्स इंफॉर्मेशन पास करना इज नॉट एजुकेशन। So that I think we need to look at how people are viewing online education. लोग कह रहे हैं आप बस में चलते रहते, अब यहाँ चलते रहते, काम करते करते आपको सब एक्सेस होगा, so that is not education. And दूसरी चीज जो anonymity होती है इसमें कि आप जब मुझे किसी को म्यूट कर, मतलब you are not really there. There's no connect between the teacher and the student. I think that's also a huge issue. Yes. मैं कुछ बताऊं? जी हेलो जी आशा जी। हाँ, मुझे लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसको दो चीजों को हमको समझने की जरूरत है। एक चीज ये है, देखिए पहले से ही हमारे सरकारें शिक्षा को प्राइवेटाइज करने में लगे हुए हैं।
तो ऑनलाइन एजुकेशन एक तरीके से ये महामारी का जो समय है उसको एक तरह से उपयोग करते हुए, इस्तेमाल करते हुए सरकार ऑनलाइन आप प्राइवेट को और ज्यादा एस्टेब्लिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। इसमें अभी से ये बात होगी जो अभी के बता रहे थे कि अगर इंटरनेट फैसिलिटीज वगैरह सही हो जाए, होगा, सब बोलेंगे, कंपनी वाले सब आके बताएंगे हम ये कर लेंगे, उनके आपस में कंपटीशन भी होगा क्योंकि उनका ऑफर होगा। तो सरकार ये चाहते हैं, लेकिन हमको पता है हम ना अभी जो इंटरनेट फैसिलिटी हम लोग क्यों यूज करते हैं, हमको पता है उसका और होगा तो। लेकिन मुझे लगता है कि एक तो प्राइवेटाइजेशन में एजुकेशन को रोकने के लिए हमको ये नहीं करना चाहिए। हमको लगता है स्कूली शिक्षा में सरकार को पैसा खर्च करना है, ना कि अपनी मुनाफा कमाने के लिए प्राइवेट कंपनी के हाथ में इसको सौंप देना चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात है कि उसमें दूसरी चीज है, ऑनलाइन एजुकेशन घर में बैठे बच्चों से बच्चे का सर्वांगीण ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है वो जब एक स्कूल के माहौल में आता है, लोगों से मिलता है जुलता है, तो उसका पढ़ाई के अलावा दूसरा डेवलपमेंट भी बच्चे का होता है। तो वो हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे, वो पूरा समाज से हट जाएगा और एक तरीके से हमारे समाज में जो पहले से ही बना हुआ है जाति धर्म को लेकर जो अलगाव बन रहा है और ज्यादा खाई बनाएगा। तो मुझे लगता है कि इसके लिए भी वो नहीं करना चाहिए। तीसरी बात है कि शिक्षा का जो प्राइवेट एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन है एक समाज को बदलने के लिए बात करता है। तो अब ये करने के बाद जो मैं पहले ही बोला प्राइवेटाइज को आहिस्ता आहिस्ता सरकार टीचर कम कर देंगे। अभी तक वैसे ही शिक्षा में कम बजट है और कम करेंगे, टीचर को भी घटा देंगे। जब ऑनलाइन करोगे उसमें कम शिक्षक की बात होगी। अभी हमने कुछ दिल्ली के साथियों से बातचीत किया था, डिस्टेंस एजुकेशन में कैसे पहले 6 लोग थे अभी 2 लोग हो गए। तो एक आने वाले बहुत संकट होगा और 80% आबादी जो बच्चे ये नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ऑनलाइन एजुकेशन नहीं होना चाहिए। दीप ज्योति जो मेरे एक मित्र हैं बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन मन की बात नहीं है, मतलब इट्स नॉट एजुकेशन, नॉट मन की बात की आप एक यूनिलैटरली इसको ब्रॉडकास्ट कीजिए। एक बात और आ रही है इसमें, ऋषा जी ने ठीक कहा कि बिल्कुल ही वो मन की बात नहीं है, एक तरफा संवाद जो है शिक्षा का। और उसके अलावा ये भी आ रहा है कि आखिरकार माइग्रेंट वर्कर्स को जितने भी आए हों तो उनके जो बच्चे हैं वो उनके शिक्षा का आखिरकार क्या होगा, सरकार उसके लिए क्या इंतजाम करेगी। वो अगर स्कूलों से नहीं जुड़े हैं, जहाँ पे थे वहाँ से अगर टीसी ना भी मांगा जाए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स, लेकिन उसमें से कितने स्कूलों से जुड़े थे और नहीं जुड़े थे इसके बारे में क्या है, ये बात है। दूसरी बात लोग ये भी कह रहे हैं कि जो डिस्टेंसिंग की बात है वो बहुत नॉर्मल सी बात है कि हमारे स्कूलों में अगर चलाएंगे इसके बाद से तो कैसे डिस्टेंसिंग शुरू हो, उसके लिए क्या इंतजाम होंगे, ये बात भी। और एक और एसएमसी और एक सामाजिक संस्थान के नाते हम लोग एसएमसीज या बाकी आंगनबाड़ी सेंटर्स को हम लोग एक्टिवेट करने की बात भले करें, लेकिन सरकार का उसमें क्या दायित्व है, सरकार किस तरह से स्कूलों को देखेगी और करे। मैं इसमें कुछ बातें जोड़ूं। ऑनलाइन के बारे में तो मेरे ख्याल से हम सबों की शायद कमोबेश एक ही राय है कि हम लोग समझते हैं कि एक बात तो बहुत साफ ही है कि ये संभव ही नहीं है। पहली बात है कि आप अगर कोई जबरदस्ती कहेगा कि नहीं सबको दिया जा रहा है, सबको ऑनलाइन दिया जाएगा, तो इसका मतलब है कि देंगे ही नहीं और वो सच को छुपाने वाली बात होगी। ये दिया ही नहीं जा सकता है। भारत की गांव की और लोगों की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है वो वैसी है ही नहीं कि आप ऑनलाइन शिक्षा दे सकें, और नहीं सरकार जो कि सामान्य गरीबों के लिए एक कोई ढंग का पैकेज देने की तो जब सोचती ही नहीं है, तो इसका जो पूरा कॉस्ट है हाउस होल्ड लेवल का उसको उठाए, इसका तो कोई सवाल ही नहीं है। तो पहली बात है कि ये नहीं होने वाला है, मास लेवल पर नहीं होने वाला है। लेकिन तब क्या है कि अगर कहेंगे कि ऑनलाइन शिक्षा करनी है
तो कुछ होगा भी नहीं। बच्चों की जो भी पढ़ाई हो रही थी वो शायद बाधित हो जाएगी। और जो प्राइवेट स्कूलों में जहाँ ऑनलाइन चल रहा है और जहाँ पेरेंट्स, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से बात किया है, बल्कि हमारा सेंटर एक प्राइवेट स्कूल के ही कैंपस से चलता है, और पेरेंट्स से बातचीत करने पर मैं पाता हूँ कि वो बड़े संतुष्ट दिखते हैं। मतलब लोग ये तो सब समझते हैं कि स्कूल में सोशलाइजेशन होना का एक जगह होता है, और हम लोग समझते हैं कि कॉग्निटिव लेवल जो बच्चों का होता है, तो जो कॉग्निशन प्रोसेस में स्कूल का होना और ये जो पीयर से के साथ उनका इंटरेक्शन, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन, और उस एक जो एक क्लासरूम माहौल को सिमुलेट करता है, उसके अंदर में जो लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो तो यहाँ पर भी सिमुलेट करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उसके बारे में तो कोई ठोस रिजल्ट हो और जो स्टडी होगा, रिसर्च होगा, जो मैंने नहीं देखा है, संभवतः हो भी, तो पता चलेगा कि इसमें वो हासिल करते हैं और क्या नुकसान करते हैं और कितना नुकसान करते हैं। तो ये शायद उससे पता चले, लेकिन इतना बहुत साफ है कि पहली बात है कि ये नहीं होने वाला है, और ये मैं समझता हूँ, और ये डिजायरेबल नहीं है, इससे भी मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन देखिए ग्राउंड पे स्थिति क्या है। ग्राउंड पे स्थिति यह है कि जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, मेरे ख्याल से ज्यादातर राज्यों में ये जो पहले अलग अलग नाम से जिसको हम जानते थे, शिक्षा कर्मी कह लीजिए, अभी नियोजित शिक्षक बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले टीचर हैं, तो ये एक बड़ी रियलिटी है जो मेजॉरिटी हो गई है टीचर्स की कई राज्यों में, और कई जगह पर एटलीस्ट स्कूल के लेवल पे भी देखिएगा तो उसमें नियोजित शिक्षकों की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है। और अभी गवर्नमेंट ने इस बिहार में ही अनाउंस किया है कि और टीचर्स की बहाली करेंगे वो। तो पहली बात है कि पूरी सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता का जो मामला है पोस्ट लॉकडाउन के बाद भी, वो तो हमेशा इसके साथ जुड़ा रहेगा कि इस नियोजित शिक्षक के नियोजन का क्या होने वाला है, और पूरी शिक्षा ये डिस्टर्ब रहने वाली है। क्योंकि आप अब एक बार तो नियोजित शिक्षक का किया, ठीक है, लोगों को 10,000 12,000 का लगा कि कुछ मिलेगा, फिर आंदोलन शुरू हो गए, हड़तालें शुरू हुई, पैसे कुछ बढ़े, और अब ये एक नियमित स्थिति बन गई है। जैसे होमगार्ड का पहले था वैसे इसमें भी हो गया है। वही बात इसके साथ भी है, जो आंगनबाड़ी सेविकाओं के यूनियन की भी है, और मैं इसके समझता हूँ कि ये उचित भी है, क्योंकि लोगों को ठीक से जीवन यापन करने के लिए जो पैसा दिया जा रहा है वो पर्याप्त नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है कि शिक्षा का होगा क्या, उसकी गुणवत्ता का होगा क्या, और ये टीचर कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे। और जैसे हमने कहा कि आप दोहरी व्यवस्था समाज में जिस तरह से बना दिए कि एक प्राइवेट स्कूल और ये गवर्नमेंट स्कूल, उसी तरह से एक ही स्कूल के अंदर में भी शिक्षकों के बीच में भी एक अलग दोहरी व्यवस्था है कि जहाँ एक परमानेंट टीचर है, एक नियोजित टीचर है। परमानेंट टीचर समझता है कि मैं ट्रेंड भी हूँ और वो परमानेंट भी है, और ये जिसमें से बहुत सारे ट्रेंड नहीं है, और कई तरह के ये झमेले हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर पैदा हो चुके हैं, जो काफी विस्तृत इस पर चर्चा की जरूरत पड़ेगी, और काफी मेरे ख्याल से गंभीर, विस्तृत और बहुत फ्रैंक चर्चा की जरूरत होगी इस पूरे नियोजन के सवाल को समझने का। क्योंकि नियोजन के सवाल को आप एक यूनियन के एंगल से समझ सकते हैं, नियोजन के सवाल को शिक्षा की गुणवत्ता के हिसाब से समझ सकते हैं। दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं है, ये इसको ठीक से जिन्होंने इसका अध्ययन किया होगा वो उस पर कमेंट कर सकते हैं। मैं सक्षम नहीं हूँ कि मैं कमेंट करूं, लेकिन मेरे ख्याल से ये सब सवाल इस समय मौजूद हैं, और आप लॉकडाउन के पहले भी संभवतः इस सवालों से जूझ रहे थे, और लॉकडाउन के बाद भी आपको इन सवालों के साथ जूझना ही पड़ेगा। और फिर मैं दूसरी इसी संदर्भ में बात कहूं तो आप ये भी जान लें कि रूरल एरिया में सरकारी स्कूलों में एक्चुअली मेरा अपना अनुमान है कि बच्चों की संख्या बढ़ने जा रही है लॉकडाउन के बाद, और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल बंद होने वाले हैं। और आप अगर ठीक से आप अध्ययन करें, जैसे मैंने आपको कहा कि कई लोगों से बात की है, लेकिन एक पंचायत का थोड़ा विस्तृत हम लोगों की चूंकि टीम है वहां, तो उसका अध्ययन है। लोगों ने स्कूलों को कर्जा लेकर के, लोन लेकर के खोला है, और ये लोन आमतौर पर बैंक से नहीं मिले हैं, 3% के इंटरेस्ट रेट पर लेकर के खोला है। खुद एक व्यक्ति का जो मैं कह रहा था, जो बहुत उत्साही जीव है और वो स्कूल वो प्राइवेट चलाना चाहते हैं, उसके एक सोर्स से 4 लाख का लोन है, और दूसरा एक व्यक्ति जो है उसको मान लिया है कि उसको ये स्कूल अब बंद कर दें, और ये सारे बच्चे या तो कुछ और स्कूल जो टिकने वाले हैं या तो वहां जाएंगे, या फिर ये बच्चे जो है वो सरकारी स्कूलों में आएंगे। और मेरा अपना अनुमान है कि लॉकडाउन का जो आजीविका के ऊपर में बड़ा असर पड़ा है, तो
कई तरह के एक पैटर्न बंद होंगे इस कारण से, या माँ बाप की जो अभी आमदनी कम हुई है इसके कारण से अब वो उतना खर्च उठाने में सक्षम नहीं है और वो बच्चे इस समय सरकारी स्कूलों में आने वाले हैं। एक मामला ये होने वाला है। दूसरा कि कुछ जैसे एक हिस्सा अभी भी बच्चों का लेबर फोर्स में है और जैसा आपने कहा भी है वो ठीक ही है कि वो चाइल्ड लेबर हैं, और अभी जो बाहर से बच्चे आ रहे थे तो यहाँ पर पेरेंट्स काफी चिंतित थे कि जो हमारे बच्चे राजस्थान में है, जड़ी उद्योग में काम करते हैं, कहाँ हैं, किस हालत में, कोई कांटेक्ट नहीं, कैसे रखा है, कोई खिला पिला रहा है कि नहीं। अभी बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे भी आए हैं, कुछ बच्चे ट्रेन से आए, कुछ अलग ढंग से उनको लाया गया कि उन बच्चों के साथ लाने में एक दिक्कत थी कि बच्चे कौन है, किसके साथ ला रहे हैं, और यहाँ जो लोकल एजेंट थे उनके ऊपर भारी दबाव था। अभी ये जो लेबर फोर्स है जो कि ऑलरेडी स्कूलों से बाहर है, ये शायद और एक्सपैंड करे, जो कई लोगों ने चिंता जाहिर की है। मैं उससे भी इत्तेफाक रखता हूं कि सचमुच ये संभव है कि ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ जाए। बीच में कई सूचनाएं आ रही थी लड़कियों के गायब होने की, ये क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था जिसमें कि उसका कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन मुश्किल था, तो नहीं मालूम कि ये कितनी अफवाह थी और कितना सही था, लेकिन ये खबरें बार बार बीच बीच में आती रही हैं और ये इस तरह की कुछ रिपोर्टिंग हुए हैं। इसके अलावा एक चीज और भी कम होने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छी चीज थी जो हो रहा था, अगर स्कूल बहुत अच्छा पढ़ाएं तो क्या जरूरत है कि बच्चे ट्यूशन करें, लेकिन जो ये ट्यूशन का जो पूरा मामला था, तो एक हिस्सा तो स्कूल नहीं चल रहा है तो उसने और स्कूल नहीं चल रहा है जब इस समय प्राइवेट स्कूल भी, तो स्कूल के टीचर को एक पैसा नहीं मिलता है और स्कूल को भी पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि ये बड़े डीपीएस टाइप के स्कूल हैं जो कि हो सकता है कि वसूल लेते हैं या बाकी लोग पेरेंट्स से पैसा वसूलते हैं। गांव में इन सभी प्राइवेट स्कूलों को एक पैसा नहीं मिल रहा है, ना मिलने वाला है। वहां पर पढ़ाई नहीं तो पैसा नहीं, ये बहुत सिंपल सी बात है। तो एक हिस्सा उसमें उसने अपना पैसा ट्यूशन के ऊपर में होम ट्यूशन को सोचा कि वही पैसा अगर वो दे तो 2000 में एक टीचर आके घर में पढ़ाएगा, लेकिन एक जो सामान्य कई लोग जो ट्यूशन चलाते थे, ये संभवतः वो ट्यूशन पर असर पड़ेगा कम होगा, क्योंकि अगर ये आजीविका पर इसी तरह का बुरा असर पड़ा जो शुरुआती दौर में शायद नहीं दिख रहा है। एसएमसी का जहां तक सवाल है, बिहार में एसएमसी की भूमिका को सरकार ने काफी कम कर दिया है। सारी चीजें जो कि पहले आपको ये पोशाक, मिड डे मील की व्यवस्था, बहुत सारी चीजें, स्कूल जो किताबों का वितरण, सारा कुछ जो है एसएमसी के जरिए जो रूटेड होता था वो डीबीटी में चला गया है। और एसएमसी अब केवल स्कूल के कुछ रिपेयर और कुछ इस तरह के डेवलपमेंटल एक्टिविटी पर बात करने के लिए केवल उसकी भूमिका सीमित कर दी गई है। तो एसएमसी का तो मैं देख रहा हूँ कि इस समय वो घटते हुए अनुपात में एसएमसी इस समय काम कर रहा है। जहां तक इसका और लड़कियों के ड्रॉप आउट का सवाल है, पहला ड्रॉप आउट तो लड़कियों का मेरे ख्याल से, जब प्राइवेट स्कूलों का जो ड्रॉप आउट मैं जब कर रहा हूँ तो वहां का जो ड्रॉप आउट है वो लड़कियों का ज्यादा होने वाला है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में मैंने देखा कि ऐसा नहीं कि केवल लड़के जाते हैं। शिक्षा को लेकर के एक एस्पिरेशन काफी बढ़ा है समाज के हर एक हिस्से में, वो हमको स्वीकार करना चाहिए, और लोग बहुत कुछ इधर उधर के खर्चे काट के शिक्षा के ऊपर में खर्च करने के लिए बहुत इच्छुक हैं, लेकिन उसमें से लड़कियों का सरकारी से प्राइवेट से सरकारी में जाना या फिर वहां पर से भी हो सकता है कि वो ड्रॉप आउट करें और बाकी कुछ काम में या लेबर फोर्स को वो ज्वाइन करें, इसकी संभावनाएं मुझे दिखाई पड़ रही हैं। और स्कूलों को एक्चुअली देखिएगा तो हर चीज नॉर्मल है, और ये कोई गांव में ऐसा नहीं कि सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग को बहुत कुछ मेंटेन किया जा रहा है। तो स्कूलों को किस तरह से चलाया जाए, जैसे पहले गवर्नमेंट यहाँ पर उन्होंने दफ्तरों को किया कि हफ्ते में 3 दिन चलेंगे या इस आधार पर चलेंगे, इतने लोग आएंगे, कई तरीके थे वो किए जा सकते थे, लेकिन सीधे सीधे छोड़ दिया गया। टीचर आएंगे, हाजिरी बनाएंगे, गवर्नमेंट निर्णय लेगी, मिड जुलाई में निर्णय लेगी कि स्कूल का क्या करना है, कब खोलना है, जब निर्णय लेगी तब निर्णय लेगी। ये इस तरह से शिक्षा की जो पूरी उपेक्षा है, वो उपेक्षा इस दौर में और ज्यादा बहुत खुल करके दिखाई पड़ रही है। और पूरी तरह से शिक्षा का क्या होगा, क्योंकि एक जो पैसे वाला हिस्सा है उसकी वो चिंता नहीं है, और जो जिसके नहीं है उसके बारे में सरकार चिंतित नहीं, और यही हालात हैं। और इसीलिए इस हालात को मुझे लग रहा है कि विस्तृत डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, और इसको लेकर के काफी चर्चा हर स्तर पर करने की जरूरत होगी, इंक्लूडिंग की जो माँ बाप हैं उनके साथ भी काफी चर्चा की जरूरत होगी। अदरवाइज इस पर सरकार बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं, किसी भी स्तर पर चर्चा नहीं होती। और दुखद ये भी है कि आप समाचार माध्यमों को भी देखिए, उसमें शिक्षा के ऊपर में सबसे कम लेख मिलेंगे। आप माइग्रेंट्स
बच्चों की शिक्षा का आप सर्च में डाल करके देख लीजिए, गूगल में आप देखिए तो कितने न्यूज छपे हैं, नहीं छपे हैं। मैं बिहार के बारे में दावे से कह सकता हूं कि नहीं छपे हैं। इतनी बड़ी उपेक्षा है इस पूरी शिक्षा की, जिसके बारे में मैं कह रहा हूं कि एक हिस्सा जरूर बच्चों का बाल श्रम में है, इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि माँ बाप में इतनी उपेक्षा नहीं है, बड़ी आकांक्षा है शिक्षा को लेकर के। उस आकांक्षा पर पानी फेरने का काम ये सरकार कर रही है ना, इससे हम लोगों को निपटना पड़ेगा। थैंक यू पुष्पेंद्र जी। सरकार को पिछले जो हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी थे, रिटायर होने के बाद उन्होंने आरटी के अगेंस्ट एक लेख लिखा और लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल को सपोर्ट किया, तो अभी क्या मतलब बोलेंगे? श्रेया कुछ पूछना चाह रही है। श्रेया फ्रॉम शहीद स्कूल। श्रेया सृजिता, नहीं श्रेया, सृजिता आप कुछ बोलना चाहते हैं? श्रेया can you Shreya So if Shreya has a question, can she post it in the chat box? yeah Shreya, please post your question in the chat box. We can ask the speaker to take it up. So Gautam Bandyopadhyay also. देखिए पूरी ये जो परिस्थिति है, इससे शिक्षा क्षेत्र में बड़े रूप से असमानता बढ़ेगा। इसलिए यही टाइम है जिस समय समाज में स्कूली शिक्षा पर चर्चा होना जरूरी है, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा के मुद्दे को लेकर। आज पूरी व्यापक तौर पे अगर आप देखेंगे, ग्राम सभा में कहीं शिक्षा पे चर्चा नहीं होता। जैसे हम बोल रहे हैं जो मीडिया में माइग्रेंट बच्चे का शिक्षा पे चर्चा नहीं हो रहा है, तो ग्राम सभा में भी तो नहीं हो रहा है। सवाल ये है, ये जो पॉलिटिसाइजेशन है, शिक्षा एक लोकतांत्रिक प्रतिष्ठान है। स्कूल बचेगा, सरकारी स्कूल तो लोकतंत्र बचेगा, स्कूल खुलेगा तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा। ये जो अवधारणाएं हैं, इस अवधारणा को नीचे ले जाके कैसे मजबूत करे। एसएमसी कमजोर होगा तो पूरी स्कूली शिक्षा जो है प्राइवेट को जाएगा ही। आज जो हमारे पास बड़े सवाल है, अगर ये माइग्रेटेड होके जो बच्चे घर वापस आए हैं, पहली मार जो पड़ेगा बालिका शिक्षा पर। अगर किसी के पास प्राथमिक परिवार पे प्राथमिकता तय होगा तो कम से कम लड़के तो जाए, क्योंकि उसको कुछ करना होगा। तो एक अलग किस्म के जो हमने ड्रॉप आउट रेट को कम कर सके, जो हम एनरोलमेंट को बढ़ा सके, आदिवासी इलाका में, पहाड़ी इलाका में रिटेंशन रेट को हमने स्थिर कर सके, इस परिस्थिति में आज बड़े चुनौती है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में। इसलिए हमें एक नए तरीके की डिबेट समाज में शुरू करने की जरूरी है, इवन द बजटरी प्रोविजन को लेकर, चाहे स्टेट बजट हो चाहे केंद्रीय बजट हो। बजट को मुद्दे को लेकर अगर चर्चा नहीं करेंगे, शिक्षा शास्त्र दोनों एक साथ लेकर, तभी हम इसको डील कर पाएंगे। इसलिए केवल लड़ाई शिक्षा कर्मी की लड़ाई नहीं है, ये आंगनबाड़ी, आशा वर्कर्स, शिक्षा कर्मी, इन सब मिलके एक नई इक्वेशन बनने को दिख रहा है। और जिसमें जो माइग्रेट वर्कर्स होके आ रहे हैं, घर लौट के आए हैं, ये बहुत आधा से ऊपर वापस जाएंगे परिस्थिति सुधार होने के बाद। लेकिन 2 साल के बाद, 2 साल की बात, तब तक हो सकता है वो टिके भी जाए, अगर कोई अपॉर्चुनिटी निकले। पूरी नए ढंग से पॉलिटिकल इकोनॉमी पैदा करने की जरूरी है, रिवाइवल सस्टेनेबल इकोनॉमी के बात करने की जरूरी है। जो इसलिए मैं कह रहा था, जो रिसोर्स है, जो लैंड रिफॉर्म्स है, जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस है, इन सबको पुनः सवाल अगर उठाना जरूरी है। केवल शिक्षा को एक जगह में चर्चा नहीं, ये टोटालिटी में चर्चा उठाएंगे तो शिक्षा भी मजबूत होगा, समाज भी मजबूत होगा। कुछ लोग क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं, लेकिन वो अलाउ नहीं किया जा रहा है ना उनको। आई थिंक दे आर आस्किंग फॉर क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। श्रेया कोई है? Shreya, if she can just post her question in the group, okay. If she can post in the chat box, the speakers can take it up.
मेरे ख्याल से वो सुन नहीं पा रही हैं या कोई और इशू है। Because I can't find a Shreya in the participant list also. ये इंदु जी हाथ यहाँ पर उन्होंने हाथ खड़ा किया है, तो श्रेया इज देयर, सृजिता। Okay, Shreya, आपका question please chat box में डाल दीजिए. We will ask the speakers to address your question. No, if she wants to speak, She wants to speak. I don't know. माइक अनम्यूट करना होगा। नहीं। Till then, can I add to the debate? Actually, we are considering those questions who come into the chat box only. Because Okay. you know the people for around across the country coming here in different perspective, different views, and all these things. So that's why we are taking those questions who are come into the chat box and pass on to the speakers, and the speakers can reply them. And also with more than 50 questions coming in, it would take a lot of time to individually let the people ask questions. So can I just add to the debate what is being said? Yeah. So state, इसमें कोई दो राय नहीं कि स्टेट ही को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर एजुकेशन की बात हो रही है, हेल्थ की बात हो रही है, स्ट्रक्चरल सिस्टम्स की बात हो रही है, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही है, तो स्टेट हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। In this context, I'll just give you a small example. So if you look at the national education policy, they talk about teachers and training. तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि training teachers need to be trained, but दूसरी तरफ more important they're saying that people with passion need to get into training. into teaching, and उसका repercussion डायरेक्टली ये है कि अगर आप में पैशन है तो आप अपनी टर्म आप किस कंडीशन पे हायर हो रहे हो वो भूल जाओ, ट्रेनिंग भूल जाओ, पैसा कितना मिल रहा है वो भूल जाओ. You should have just have passion, and passion alone will take you a long way. That's extremely problematic. तो ये तो स्टेट इस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे पास ऑन करता है. और दूसरी चीज बात कह रहे हैं कि वॉलंटियर्स की बहुत जरूरत है, क्योंकि प्रथम की जो असर रिपोर्ट लास्ट वाली थी उसमें ये काफी बात स्ट्रांगली आई थी कि यंग लड़के लड़कियां जो वॉलंटियरिंग स्पिरिट से एकदम मतलब वो करना चाहते हैं. उसमें भी ये दिक्कत है कि वॉलंटियर वो होते हैं जो खुद वॉलंटियर करते हैं, आप नहीं मुझे वॉलंटियर बनाते हैं. तो स्टेट की जहाँ जिम्मेदारी है वो स्टेट को लेनी पड़ेगी. स्टेट कैन नॉट बी पाइलिंग ऑन टू वॉलंटियर्स और पैशन इन पीपल हु गेट इनटू टीचिंग एंड सो यू कैन पे देम लेस. So state has always been playing a little hide and seek kind of a game. ऐसा नहीं कि अभी मतलब स्टेट कन्नी काट रहा है, लेकिन शुरू से हमेशा स्टेट की कोई भी आप देखिए कोई भी इस तरीके का प्रोग्राम जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन या जॉयफुल लर्निंग या वो ज्यादातर गरीबों पे ही इन द नेम ऑफ रेलेवेंट एजुकेशन थोपी जाती है. टीचर्स को भी कोई नई स्कीम आती है, बोला जाता है कि आप इतने साल से ऐसा पढ़ा था, इस तरीके से पढ़ाई, ये है पढ़ाने का तरीका. तो देयर आर ह्यूज चैलेंजेस, आई मीन एनी विच वे. इसमें जो बात हो रही थी श्रेया की, उन्होंने एक सवाल पूछा है बस ये कि कर्नाटक में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने एक सर्वे कराया था रीओपनिंग पे, और उसमें मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स ने उसको रिफ्यूज कर दिया. तो ओके ये देखिए इस तरह का सर्वे यहाँ भी गवर्नमेंट करा रही है. इस समय जो आप जानते हैं कि जो स्ट्रक्चर है उसमें एक टोला सेवक होता है जो कि शिक्षा के काम के लिए होता है. जहाँ पर मुस्लिम आबादी है वहां पर उसका अलग नाम है और बाकी जगहों पर टोला सेवक के नाम से जाना जाता है. अभी इन लोगों ने उसको भी सर्वे कर दिया कि बच्चों की शिक्षा का क्या हो रहा है. किसको नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है ना. जो स्कूल बंद पड़े हुए हैं है ना, बच्चे क्या कर रहे हैं इसका सर्वे करवा रहे हैं. सिंपल बात है कि और फिर वो उस टीचर को नहीं, स्कूलों को नहीं मालूम है, वहां के किसी भी जो सरकारी स्कूल हैं कि ये क्या सर्वे करवा रहे हैं. कोई तालमेल उसके बीच में नहीं है. तो पहली बात ये है कि जिस तरह से बिल्कुल अनरिलेटेड कुछ एक्टिविटी में ये चूंकि एक विलेज लेवल पर एक व्यक्ति को हमने दिया हुआ है तो इंगेज रखने के लिए तो इसको दे दिया है ना, इस तरह का काम है. अच्छा, स्कूल के किसी ने सैनिटाइजेशन के बारे में पूछा. मैंने एक प्राइवेट स्कूल वाले से मेरी बात हो रही थी और वो बता रहे थे कि उनका जो बजट है, अगर उनको कल स्कूल में बच्चों को लाना हो और करीब
10,000 दो तीन स्कूलों में मिला के बच्चे पढ़ते हैं, उसका करीब कोई 40,000 रुपए का महीने का केवल कॉस्ट होगा सैनिटाइजर के ऊपर में, अगर सब बच्चे का हाथ स्कूल में एंट्री के टाइम में कराना। वो एक अलग मामला है कि बच्चे आएंगे कैसे, उतनी बसें कहाँ खड़ा होंगी, लाइन कैसा लगेगा, स्कूल में पहुंचने में हाथ कैसे धोएंगे साबुन से और सैनिटाइजर यूज करेंगे, ये सब फिजिबल बातें नहीं है। उन्होंने कहा कि एकदम से फिजिबल नहीं है, और जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कौन बेयर करेगा, और सरकारी स्कूल तो ऐसे ही एक एक पैसे के लिए मुहताज है, वहां पर ये सब नहीं होने वाला है। कोई मतलब इसी जैसे कि मैंने कहा कि आपका जैसे ऑनलाइन नहीं होने वाला है ना, और बहुत देरी है अभी। अब चाहे आपने 10 चैनल खोल दिया हो टीवी पर, आप ऑनलाइन बहुत सारी चीजें टीवी पे चला रहे हो, लेकिन कितने घरों में टीवी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में और गरीब परिवारों में आप जाके देखिए, हुआ क्या इतना ही है कि पुराना कोई स्मार्टफोन एक कहीं आ गया है सस्ता, जब डेटा का दौर था जिसका आगे का मालूम नहीं, तो उसमें थोड़ा बहुत आ गया है, और वो ज्यादातर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए किसी एक घर के व्यक्ति के हाथ में होता है, और उसमें यूट्यूब के लोकल इतने चैनल चलते हैं, कुछ खास तरह के मैसेज आते हैं, और वो पॉलिटिकल चर्चा का विषय होता है। तो बहुत बड़ा रोल इस स्मार्टफोन का उस पॉलिटिकल चर्चा के लिए है, वो किसी बच्चे के लिए उसकी पढ़ाई और शिक्षा किसी भी चीज के लिए नहीं है। तो पूरा का पूरा जो आप देखिए कि जीवन कैसे चलता है लोगों का डे टू डे लाइफ में, है ना, वहां ये नहीं होने वाला है। अगर इसको सरकार अगर ज्यादा पुश करेगी, बोलेगी, इसका मतलब है कि वो बाकी लोगों को नहीं पढ़ाना चाहती है, और यही है। इसीलिए स्कूलों को कैसे खोला जाए इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, और सब कुछ है, मतलब कोई फिजिकल, मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं कुछ आप देखिए कहाँ फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन होता है। मैं पटना में रहता हूँ, मेरे बगल में यहाँ पर बाजार है, जाके देखिए कहाँ फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन होता है। तो या तो शिक्षा कुछ तो तरीका निकालें कि कहीं इंगेज हों, कुछ तो करना चाहिए। और वो अच्छा, इसमें मान लीजिए कि शिक्षा व्यवस्था में जो पूरा डिसेंट्रलाइजेशन है, जैसे मैंने आपको कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन जो एसएमसी का हो या ये पंचायत के ही अंदर में डाल दीजिए, पंचायत के अंदर में डालने के बाद अगर ऊपर मान लीजिए कि कोई गड़बड़ी है, करप्शन है, तो ये तो ठीक है तर्क कि सेंट्रलाइज करप्शन से बहुत लोग कहेंगे डिसेंट्रलाइज ठीक है, सब सेंट्रलाइज ढंग से कोई यहाँ खाता है उससे अच्छा है कि लोकल पंचायत वाला ही खाए, वो ठीक है, कम से कम इकोनॉमी में ही पैसा सर्कुलेट करेगा। लेकिन ये शिक्षा के लिए तर्क नहीं हो सकता है। शिक्षा की मैं बता रहा हूँ कि ये सरपंच ही एक स्कूल चलाता है, प्राइवेट स्कूल चलाता है, और ये सरपंच है वहां का। तो आप मतलब जो रियलिटी है कि किस तरह से हो सकता है, कुछ और राज्यों में गवर्नेंस बहुत बढ़िया हो, सुधरा हुआ हो, वहां की स्थितियां अलग हों। और कई बार हम लोग क्या होता है कि इसी बिहार में मैं लेकिन आपको कुछ अपवाद वाले गांव बता सकता हूँ, और मैं कुछ बहुत बढ़िया आपको स्टोरी सुना सकता हूँ कि बहुत बढ़िया कुछ हो रहा है, लेकिन सवाल वो अपवाद है, और अपवादों को कभी कभी उसका उदाहरण देना जरूरी है, ये बताने के लिए कि ऐसा संभव है, लेकिन क्या है इसको देखना ज्यादा जरूरी है। और वहां पर ये समाधान अभी निकलेगा ये सब नहीं है, क्योंकि जो अभी जो स्थिति है कि जिस तरह से बाकी चीजें हुई हैं, जहां पर मास प्रोटेस्ट का जो अभाव जो दिखता है हमको, चाहे माइग्रेशन को लेकर के जो हुआ, लोगों के मूवमेंट को रोकने के बाद लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो किस रूप में, पैदल चल के, अपनी जान दे के, 700 से ऊपर लोगों ने अपनी जान गंवाई है रास्ते पे चलते हुए। तो प्रोटेस्ट का ये जो दूसरा फॉर्म है, प्रोटेस्ट का एक वो फॉर्म हो गया है जहां किसान जो है पहले लड़ता था, किसान आंदोलन होते थे, आत्महत्या करता है, और हजारों आत्महत्याएं होती हैं इस देश में किसानों की। तो ये जो प्रोटेस्ट का ये जो नया जो ये पैसिव फॉर्म एक जो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये फॉर्म से गवर्नमेंट की नीतियों को असर नहीं पड़ता है। इतने सालों से लाखों किसानों ने आत्महत्या कर ली, उससे एग्रीरियम क्राइसिस को असर नहीं पड़ेगा। तो अभी ये कैसे नैरेटिव बदलेगा, ये एक बड़ा चैलेंज है। सारे जो लोग हैं जो कि इन सवालों से सरोकार रखते हैं और जो मास समझते हैं कि मास मूवमेंट ही इसका उपाय है, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लोग प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों का प्रोटेस्ट का जो तरीका है वो बड़ा ही अलग तरह का तरीका है। Hello? Yes, I think that was. Yeah. So Shreya has asked a question on assessment and non-retention policy. I mean, इसमें तो जो हम लोग तो जो रिसर्च करते हैं, जो लिखते हैं, वो अपना व्यूज शेयर करते हैं, पर वही लोग पढ़ते हैं जो कि उसमें ऑलरेडी शायद बिलीव करते हैं। जो नेता लोग हैं जिनको पॉलिसी बनानी है, दे डोंट बिलीव नॉन रिटेंशन पॉलिसी। काफी हल्ला किया, लेकिन दे स्क्रैप द पॉलिसी। तो
And the other thing about digital divide is one is the digital divide between the well-off and the not so well-off school. But even if you look at the well-off elite fancy private school, वहाँ पे भी ज़्यादातर जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है is to convey information. It is not a very generally it's not a very productive use of technology. It's used to convey information. In fact, most schools what they do is they hire these agencies जो टेक्स्ट बुक को डिजिटाइज करके आपको ऑनलाइन मतलब प्रोवाइड करती है. दैट्स इट इज अ मिथ कि गरीबों के पास एक्सेस नहीं है, वो तो है ही, लेकिन जो फैंसी स्कूल्स में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को देखा जा रहा है इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम बिकॉज टेक्स्ट बुक्स आर कन्वर्टेड इनटू दोस ऑडियो cassettes or like for people to see. Okay, so now we need to conclude. हाँ, तो मेरे मुद्दे तो बहुत हैं, लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें उठाई हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये बातें अभी ही, ये शुरू से ही अगर आप देखें इंडिपेंडेंस के बाद से वो चीज़ अप्लाई हो रही है. हम लोगों ने इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किया जो डिवाइडेड है और जो बिल्कुल सोसाइटी के डिविजन के साथ मेल खाता है. जब तक वो सिंक टूटेगा नहीं, ये इस तरह की बातें होती रहेंगी, इनइक्वालिटीज बढ़ती रहेंगी या रहेंगी. और दूसरी बात है कि स्टेट का रोल तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है. द स्टेट हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्राइवेट सेक्टर इज नॉट द आंसर, गुड बैड और अगली. इट्स अ स्टेट व्हिच हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे आशा जी ने, गौतम जी ने बोला कि हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, इन सबको भी साथ देखने की जरूरत है. और तीसरी चीज मुझे पर्सनली काफी, मैं बोलती हूँ उसमें कि आप टीचर्स पे पायला नहीं कर सकते कि आप पैशनेट हो तो आप चिंता मत करो, आपके वो क्लास में 200 बच्चे भी हों तो आप अपना डीप ब्रीदिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बढ़िया से काम हो जाएगा. इस आजकल क्या हो रहा है कि जो स्टेट को करना है वो स्टेट को करना पड़ेगा. एजुकेशन अलोन ऑल्सो कैन नॉट ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज. जहाँ जो अलग अलग स्तर पे जो लाइवलीहुड है या जो भी चीजें हैं कि वेजेस है, वो the state has to take responsibility for all this. You can't expect a teacher or a school to change society. It cannot. Okay, so Disha, now we can finish this. Yeah, I mean. Okay, so thank you, Disha Nawani, for a wonderful moderation and the insight to the audience, and Pushpender ji, very enlightened speech. ग्राउंड रियलिटी क्या है लोगों को पता चला, और बहुत ही अच्छा उन्होंने ग्राउंड के जो फीलिंग्स हैं उनको यहाँ रखने की कोशिश की. आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण सवालों को उठाया है. गौतम बंदोपाध्याय जी, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल्स और दूसरे सवालों को आपने अच्छे से उठाया, और बहुत बहुत आप सब लोगों को धन्यवाद. ये बात सही है कि इस सत्र में, ये सत्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, और इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें भी आई हैं. तो एक तो ये है कि ये ऑनलाइन एजुकेशन, इसका पूरी तरह से विरोध करना होगा, क्योंकि यह एक तो वैसे ही हमारी शिक्षा व्यवस्था मल्टी ट्रैक एजुकेशन सिस्टम है हमारे देश में, और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्कूल बने हुए हैं. अब ये जो ऑनलाइन एजुकेशन आ जाएगी, ये एक बहुत बड़ा डिवाइड, बहुत बड़ी इनइक्वालिटी शिक्षा के क्षेत्र में खड़ा करने जा रही है. और हमने अभी देखा कि बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या कर लिया क्योंकि उनके पास डिवाइसेस नहीं थे, और सरकार की और स्कूल का ये प्रेशर था कि वो ऑनलाइन एजुकेशन ले. तो ये दिस इज वेरी हॉरिबल कंडीशंस. यू आर जस्ट फोर्सिंग पीपल टू फील द हेल्पलेसनेस. इस तरह की हालत में आपने बच्चों को डाल दिया. तो इसलिए ये ऑनलाइन, भारत जैसे देश में जहाँ केवल 27% रीच हो इंटरनेट की, वहां पे नहीं हो सकता. और फ्री और कंपलसरी एजुकेशन एक्ट है हमारे पास, फंडामेंटल राइट है एजुकेशन. वी नीड फ्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन विद इक्विटी. और ये ऑनलाइन डिवाइस, ये जो है लोग चार्ज कैसे करेंगे अपने मोबाइल का, उनके पास खाने को नहीं है. ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और फिर इसमें बहुत सारी खाई है. ये गरीब अमीर के बीच की खाई है, ये पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे के बीच में खाई है, गांव और शहर के बीच की खाई है. ये बहुत सारी खाइयां क्रिएट करेगी. वी डोंट सब्सक्राइब दिस ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडियन कंडीशन. तो इसलिए सरकार को और सारे
इश्यूज निकालने पड़ेंगे। हमने मांग की थी कि एग्जामिनेशन को आप पोस्टपोन कीजिए, बच्चों को प्रमोट कीजिए, लेकिन सरकार बार बार एग्जामिनेशन सीबीएसई बार बार देती। आज जाके एमएचआरडी ने सीबीएसई के एग्जाम्स और आईएससी के एग्जाम्स को मुलतवी किया है, पोस्टपोन किया है। तो दिस टाइप ऑफ बिल्कुल सरकार जो कुछ बोल रही है, कर रही है, वो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी से कटी हुई है और वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी कंपनी, डिजिटल कंपनीज के सलाह पर चल रही है और डिजिटल कंपनी सरकारी पैसे को हड़पने के लिए अपना डिवाइस बेचने का प्रयास कर रहे हैं। एंड दैट इज दे आर लुकिंग दैट देयर इज 30,000 crore, something like that, union government is having in their budget। तो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है उनका डिवाइस बिक जाएगा और वो चला जाएगा बाद में। It's a huge market. They are just looking the opportunity to make profit and sell out their devices to the government। तो ये एक बहुत खतरा है कि हमारा बजट तो वैसे ही कम, हम टॉयलेट नहीं दे पाए। अभी सरकार का आंकड़ा है कि 52% स्कूल्स हैं जिसमें कि हैंड वॉश, टॉयलेट और ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है। आप कल्पना कर सकते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट के लागू होने के 10 साल पूरे हो गए और 10 साल के बाद 12.7% में राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हो पाया है। और पानी जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत इस कोरोना क्राइसिस में होगी अगर हम स्कूल रीओपन करें, टॉयलेट और ये जो फैसिलिटीज हैं हैंड वॉशिंग की, ये केवल 52% स्कूल्स में है। ऐसी हालत में स्कूल रीओपनिंग के बारे में कैसे सोचा जा सकता है, ये बहुत खतरा है। लेकिन हम चाहेंगे कि शिक्षा का काम चले, तो सरकार उसके लिए तैयार है कि नहीं। और पुष्पेंद्र जी ने बहुत सही सवाल उठाए। बहुत सारे ऐसे फैमिलीज वापस आए हैं जिनके बच्चे अब सरकारी स्कूलों में आएंगे, क्योंकि अभी हरियाणा से, पंजाब से रिपोर्ट आ रही है कि जो लो कास्ट प्राइवेट स्कूल में बच्चे जा रहे थे उनके अभिभावकों की लाइवलीहुड खत्म हो गया। 12 करोड़, more than 12 crore, I guess 20 crore people have lost their livelihood resources। तो वो बच्चे जो है वो फीस नहीं दे सकते, तो बच्चे अब सरकारी स्कूलों की तरफ जाएंगे। और सरकारी स्कूलों की हालत ये है कि 9 लाख एलिमेंट्री स्कूल्स में टीचर वैकेंसी है, 1.1 लाख सेकेंडरी स्कूल में है, ये सरकार का आंकड़ा है। क्लासरूम नहीं है, आपके पास बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं है। इस चीज के लिए सरकार को रिसोर्सेज चाहिए और एजुकेशन अंडर फंडेड है। कैसे होगा ये बात सरकार को युद्ध स्तर पर सोचना होगा। और मैं बिल्कुल सहमत हूं कि शिक्षा अगर एक राजनीतिक प्रश्न नहीं बनेगा, मुद्दा नहीं बनेगा, प्रायोरिटी नहीं बनेगी, समाज अगर इसको प्रायोरिटी में नहीं लेगा और इसके लिए मोबिलाइजेशन नहीं करेगा और तमाम मूवमेंट्स के साथ जुड़ के इसको नहीं उठाया जाएगा, तो सरकार के भी कान पर जू नहीं लगेगी। इतना प्रधानमंत्री जी बच्चों को एग्जामिनेशन के लिए सीख देते थे, पूरे कोरोना प्रकरण में एक बार भी अपनी जबान से बच्चों के संकट का हवाला उन्होंने नहीं दिया, बच्चों की शिक्षा के सवाल पर वो नहीं बोले। और 8,000 करोड़ रुपया उन्होंने अपने 20 लाख करोड़ के पैकेज में वो प्राइवेट सेक्टर को, पीपीपी को जो गैप हुआ प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, उसके लिए उन्होंने ऐलान, टीचर अपॉइंटमेंट के लिए। तो बच्चों की चिंता वो नहीं कर रहे हैं, इसका मुझे हम लोगों को बहुत दुख है। हम बार बार उनको याद दिलाते रहेंगे, अपने मांग पत्रों के जरिए अपनी आवाज उठा करके इस बात को हम उठाते रहेंगे। आप सब ने इसमें शिरकत की, आप सब ने अपनी बातें रखी और आपने सुना हमारे स्पीकर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Before we end the meeting, I would just like to say कि for updates on our future webinars, आप लोग I'm posting the link to our Twitter page and our Facebook page, so please follow us for future updates. Thank you. Have people left? I just wanted to say something to Amrish ji. No, 186 people are still here. Oh, okay. People can leave, right? Yes, they are leaving.
So let's wait for a couple of minutes for everyone. आप 1:39. Okay, I think they'll take time, right? Yes, still 110 people. Hello? 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 आप गेट पे रख देंगे प्लीज. गेट पे मैं मीटिंग में होंगी. गेट पे रख दीजिए. हाँ, मैं आके ले लूंगी. ले लेंगे. So then, Amrish ji. I'll just unmute him. He's on Okay. mute. Amrish ji, आपको I've sent you a request to unmute him. Sujita had muted me. I've muted everyone. मैंने आपको फिर से unmute कर दिया. Okay. So it was very good, दिशा निवानी. पता नहीं सरकार जिसके साथ काम कर रही है उनका तो ये मानना है कि बच्चों के लिए टॉयलेट नहीं है, आप टॉयलेट की बात क्यों कर रहे हैं? ये क्या मतलब? हाँ, वही मतलब वो सब सारे जो है ना, सारे जो उनकी जो भी कंसल्टेशंस चल रहे हैं वो डेल फाउंडेशन के साथ चल रहे हैं, CSI या सेंटर स्क्वायर फाउंडेशन के साथ चल रहे हैं, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटीज के साथ चल रहे हैं. ये जितने बाउचर सिस्टम और प्राइवेटाइजेशन के पक्ष वाले लोग हैं, ये सब एक साथ वही चला रहे हैं. वही चला रहे हैं. तो इसलिए ये बड़ा खतरनाक है. जो रियल इश्यूज हैं वो उभर के सामने आए, और वो पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं. मतलब आप देखिए, सरकार के पास अभी कुछ सुविधा नहीं है, फिर भी वो बार बार एग्जाम्स के डेट डिक्लेयर कर रहे हैं. अरे मैंने इतना लिखा है इसके विषय में, पर मतलब नॉट दैट वही तो हम इतने ब्राह्मण नहीं है कि हम कुछ लिखें और सरकार पढ़े और अपनी पॉलिसी चेंज करे. बट इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग. मरे जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, लगातार ये स्कूल से बच्चों को सर्कुलर आ रहे हैं कि डीप ब्रीदिंग करो, योगा करो, ये करो, वो करो. टेंशन ऐसे थोड़ी दूर होगा. टेंशन का सोच आपके हाथ में, आप कुछ कीजिए. नहीं, और फिर ये कि केरला हाई कोर्ट ने पोस्टपोन कर दिया
फिर मद्रास ने कहा और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फिर वो प्रमोट किया, 10th के बच्चों को प्रमोट कर दिया अगली क्लासेस में। ये नेशनल लेवल पे हम क्यों नहीं कर सकते हैं? व्हाई वी आर फोर्सिंग? मैं कहती हूँ मार्क्स देखने की जरूरत ही क्या है? 10th में दिखे द ईयर कोरोना खत्म। और मार्च के बाद आपने लॉकडाउन किया, मार्च तक तो पढ़ाई हुई है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम हो भी चुके हैं, उसके बेसिस पर आप उनको वो करिए। आई डोंट नो व्हाई हर एक बिल्कुल ढीठ और आते ही वो भी हटा दिए तो चैन पड़ गया। चलो बच्चों को पनिश करो, फेल करो, डिटेल करो, चैन पड़ गया। अपनी जो गलतियां वो ठीक करनी नहीं है। नहीं, ये सबको डराने वाली जो आदत है ना, सत्ता को ये दिखाना कि वो सब, वो दैट इज द रिफ्लेक्टिंग हियर कि डर से सब लोग रहे। तो ये बहुत ही खतरनाक पहलू है। तो अभी तो ये है कि ये पुष्पेंद्र जी ने जैसा कहा वो बिल्कुल सही है। ऑनलाइन एजुकेशन तो फिजिबल है नहीं, लेकिन ये डिवाइसेज बेच लेंगे और उसमें जो है सरकार का काफी पैसा लग जाएगा। और पैसा लग जाएगा और उसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स को कमीशन भी मिल जाएगा। तो दे विल बी, वही तो जिनको जो कंपनीज हैं जिनको एजुकेशन की कोई समझ नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। अब टेक्स्ट बुक को क्या करें, कैसे डिजिटाइज करें, कैसे पढ़ाएं। And you will be surprised that Rotary Club is preparing the syllabus, digital syllabus, and supplying to the NCERT. Very good, and, very good. Yes, and they have signed a memorandum of understanding with the NCERT. Really, शायद आने नहीं होगी। कहाँ पहुंच रहे हैं, कंज्यूमर में कन्वर्ट किए जा रहे हैं। एंड द एजेंसी इज गोइंग टू चेंज। जो पहले एनसीईआरटी थी, टीचर था, प्रैक्टिशनर थे, एक्टिविस्ट थे, नाउ द एजेंसी इज द डिजिटल कंपनीज। सो दे विल स्प्रेड द नॉलेज, दे विल स्प्रेड द इंफॉर्मेशन, दे विल स्प्रेड द एवरीथिंग, डिस्कोर्स ऑफ एजुकेशन। बुरा हाल है, बुरा हाल। तो ये हो गया। तो इसलिए अब शिक्षा के जो शिक्षा शास्त्री है, अब उनकी जरूरत नहीं है। ना वो तो आपको पता है ना, कुछ साल पहले वो कृष्ण कुमार के बारे में किसी ने लिखा था हिंदुस्तान टाइम्स में कि शिक्षक जो एक्सपर्ट्स हैं, एजुकेशन रिसर्चर्स हैं, वो शिक्षा से दूर ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। ये नेशनल न्यूज। यस, बताइए आप। मतलब तो यही हो रहा है। तो इनको उससे कोई लेना देना नहीं है। एंड नाउ दे हैव कन्फाइंड whole definition of quality to the learning outcome. That's all. यही है बस, इसके बाद कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। तो एक कठिन दौर है, बहुत ही कठिन दौर है। अब यहाँ से कैसे आगे बढ़ेंगे पता नहीं। और सबसे मुश्किल बात यह है कि जो दलित है, जो माइनॉरिटीज हैं, जो पिछड़े हैं, लड़कियां हैं, डिसेबल बच्चे हैं, they all are out from their whole planning. तो ये हाँ नहीं मतलब I don't know। देखिए कहाँ से हम कहाँ पहुंच गए। अम्बेडकर ने जो 3 नारे दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। पहला नारा ही उनका था शिक्षा, क्योंकि वो समझते थे कि शिक्षा एक सामाजिक परिवर्तन का हथियार है, चेंज लाएगा। और हमारे लोग शिक्षित होंगे तो उनके अंदर राइट बेस्ड अप्रोच बनेगा और वो फाइट करेंगे। अब वो शिक्षा उनके हाथ से छीनी जा रही है थ्रू दिस डिजिटलाइजेशन, यू नो। अब वो एजुकेशन उनके हाथ से चला जाएगा। तो दैट इज द बिग कॉन्स्पिरेसी, और सभी इस पे जुटे हुए हैं और सारा डिस्कोर्स ऑनलाइन पे ही really crazy। ऑनलाइन पे ही सारा डिस्कोर्स चल रहा है। ऑनलाइन की पावर सब कुछ। मुझे उत्तर प्रदेश की एक शिक्षिका ने बताया कि उनके क्लास में 40 बच्चे हैं और किसी तरह वो 40 बच्चों को अपने स्कूल में रोकती हैं। अब ऑनलाइन में सिर्फ 9 बच्चे हैं जिनके पास डिवाइस, मोबाइल है। ऑनलाइन वेरी इम्पर्सनल ना, आप कुछ मतलब ऑन रहिए लेकर घूमिए। तो आपने ऐसे ही बच्चों को पुश आउट कर दिया। दे आर नॉट ड्रॉप आउट, दे आर थ्रू द ऑनलाइन यू आर पुशिंग आउट द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल्स, यू नो। तो एक बहुत बड़ी तादाद तो अब ये बाहर हो जाने वाली है, जो कि इनको जो चाइल्ड लेबर में कन्वर्ट कर देंगे।
और इसके लिए CLPRA में अमेंडमेंट हो गया है कि 14 साल तक के बच्चे भी वो फैमिली इंटरप्राइजेज में काम कर सकते हैं। वो तो Yes. पहले से So everything is linked, you know, Yeah. everything. The policy and everything, the CLPRA सब लिंक है और बच्चों को अब उनके पुश्तैनी कामों में घरों में वापस लौटाना है। बदमाशों की टोली है पूरी। Because they have no jobs, they have no industry, nothing is happening. कुछ भी नहीं हो रहा है ना, जॉब ही खत्म हो गए, सब खत्म हो गए, तो क्या करेंगे? तो उनको अपने पुश्तैनी कामों में वापस लौटाना। चलिए बहुत अच्छा लगा आपने, बहुत इट्स वंडरफुल। पता है स्टूडेंट्स हमारे आते हैं हमारे पास, बोलते हैं कि मैम आपको तकलीफ, मतलब हम लोग लिखते हैं, बात करते हैं उसके बारे में, वो कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है तो भगवान ही जाने, क्योंकि जो डिसीजन दिए जा रहे हैं वो अलग ही लोग। अब हमारे HRD मिनिस्टर को देख लीजिए। मैंने वो तो बिल्कुल कैसे, ठीक है अमित जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू। बाय सुचिता, थैंक यू। Bye. Thank you. Ma'am. I'll end the meeting now. Yeah, thank you. Thank you so much.